जब से पेट लीडरबोर्ड की शुरुआत हुई है, ब्लू प्लैनेट ड्रैगन्स की खोज और पेट कॉन्ट्रैक्ट स्क्रॉल हासिल करने की होड़ में डूबा हुआ है। पिछले कुछ दिनों में नीलामी घर में इन वस्तुओं की बिक्री में भारी उछाल देखा गया है। एक एंट्री लेवल पेट कॉन्ट्रैक्ट स्क्रॉल की कीमत अब 888 स्वर्ण, मध्यम स्तर की दोगुनी होकर 1688 स्वर्ण और उच्च स्तर वाले 2888 स्वर्ण के हो गए थे। जहां तक टॉप टियर स्पेशल पेट कॉन्ट्रैक्ट स्क्रॉल की बात है, उनकी कीमत लगभग 2500 स्वर्ण थी, हर स्तर के साथ बढ़ती हुई कीमत। रीटा बुनियादी स्क्रॉल के बारे में तो पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकती थी, लेकिन मध्यम स्तरीय, उच्च स्तरीय और विशेष स्क्रॉल पर तो निश्चित रूप से विशेष मामलों के ब्यूरो का एकाधिकार था। वे स्पष्ट रूप से धनी खिलाड़ियों और संगठनों को निशाना बना रहे थे। मौजूदा खिलाड़ी कालकोठरियों से इतने सारे स्क्रॉल लूट नहीं सकते थे, और जहां तक लानिया काया की यात्रा करने के लिए स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो के साथ सहयोग करने वाले अकेले भेड़ियों की बात है, तो उनके पास पर्याप्त सोना ही नहीं था। रीटा अभी घर भी नहीं पहुंची थी कि रिक ने उसे मैसेज करके पूछा कि क्या उसे कोई पेट कॉन्ट्रैक्ट स्क्रॉल मिल सकता है। हाल ही में जब भी रिक और जोई को कोई दुर्लभ वस्तुएं खरीदनी होती थीं, तो उनका पहला मन रीटा से ही पूछता था। अगर वह उन्हें नहीं खरीद पाती थी, तो वे किसी और से संपर्क करते थे या फिर आखिरी उपाय के तौर पर शैडो क्यू से संपर्क करते थे। अपने दुश्मनों से पैसा कमाने का मौका क्यों ठुकराना। रीटा ने जवाब दिया, तारांकन। रीटा, आपको कितने चाहिए? किस लेवल के? तारांकन। रिक, तारांकन। रिक, बुनियादी, मध्यस्तरीय या उच्च स्तरीय पालतू अनुबंध स्क्रॉल के बीच क्या अंतर है? इसके अलावा वे किस प्रकार के पालतू जानवरों को अनुबंधित कर सकते हैं? तारांकन। रीता, तारांकन। रीता, जहां तक मुझे पता है कोई और अंतर नहीं है। तारांकन। रिक, तारांकन। रिक, बेसिक कितना लगेगा? मैं 2 ले लूंगा। तारांकन। रीता, तारांकन। रीता, मुझे 1 सेकंड दो। तारांकन। रीता ने घर पहुंचने में बहुत समय लगाया। उसे कोई जल्दी नहीं थी। वैसे भी यह उसका भाई था, उससे थोड़ा ज्यादा पैसे लेने में कोई बुराई नहीं थी। आखिर अगर अपने ही भाई से फायदा नहीं उठा सकते तो क्या कर रहे हो? हालांकि वह नीलामी घर की कीमत नहीं वसूल सकती थी, इससे वह डर सकता था। उसे फिर भी चालाकी से काम लेना था। रीता ने जवाब दिया, तारांकन। रीता, मैं इन्हें लगभग 799 स्वर्ण प्रति पीस में खरीद सकती हूँ। चूंकि तुम मेरे भाई हो, इसलिए मैं तुम्हें छूट दूंगी। मान लीजिए 2 के लिए 1595 स्वर्ण प्रति पीस। तारांकन। पूरे 3 सोने के सिक्के कम। परिवार की कीमत यही होती है ना? कहीं ना कहीं रिक को रीटा द्वारा कमीशन, मजदूरी और सेवा शुल्क मांगने की आदत हो गई थी। उसने हंसते हुए, सिर हिलाते हुए जोई को दाम बता दिए। जोई वास्तव में कीमत से काफी संतुष्ट थी। वह जानती थी कि रीटा उनसे ज्यादा पैसे नहीं लूटेगी, और यह प्रस्ताव उसके लिए उचित से भी ज्यादा था। आखिरकार लोपेस की संपत्ति इस समय अपने लगभग सभी कर्मचारियों को सोने के लिए कालकोठरी में काम करने के लिए भेज रही थी। केवल संपत्ति को चलाने के लिए आवश्यक मुख्य कर्मचारी ही बचे थे। खेल के आगमन के बाद से कई कामों को सुव्यवस्थित कर दिया गया है। उदाहरण के लिए, परिवहन के लिए अब कई कर्मचारियों और मशीनों के बजाय पर्याप्त इन गेम इन्वेंट्री वाले केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इन गेम मेल सिस्टम के माध्यम से डिलीवरी तुरंत की जा सकती है। सफाई के जिन कामों के लिए पहले दर्जनों कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी, अब उन्हें सफाई से संबंधित दिव्य उपहार वाले एक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। ज्यादातर लोगों के लिए सी, डी और ए श्रेणी के दिव्य वरदान सामान्य थे। उनका दैनिक जीवन नौकरी और जीवनयापन पर केंद्रित था, लेकिन ज्यादा मजबूत वरदान वाले लोग आगे रहने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। लोपेस की संपत्ति आक्रमण शुरू होने के बाद से ही कालकोठरियों में काम करने के लिए लोगों को काम पर रख रही थी। इन कर्मचारियों को लोपेस की कालकोठरियों में तब तक काम करने की अनुमति थी जब तक वे अपनी लूट का 80% हिस्सा सौंप नहीं देते। बेशक वे अपनी जान के लिए खुद जिम्मेदार थे। भारी कटौती के बावजूद 10,000 से ज्यादा लोगों ने नामांकन कराया था। 24 घंटे चलने वाली कालकोठरी खेती से लोपेस की संपत्ति प्रतिदिन लगभग 35 स्वर्ण पदक कमा रही थी, हालांकि उनके खर्चे भी उतने ही ज्यादा थे। उन्हें अपनी विशिष्ट टीमों को बनाए रखना था, कुशल पेशेवरों के प्रशिक्षण में निवेश करना था, और गिरते राजस्व के बावजूद अपने अन्य व्यवसायों को जारी रखना था। वर्तमान में लोपेस के खजाने में केवल 1300 स्वर्ण उपलब्ध थे। जोई ने उसे खाली कर दिया। उसने और रिक ने बाकी को इकट्ठा करके दोनों स्क्रॉल की भरपाई कर दी। जोई ने रिक के लिए भी एक स्क्रॉल खरीदने की जहमत क्यों उठाए? सीधी सी बात है, जिस तरह से चीजें चल रही थीं, उससे तो वह रिक को अपना अधीनस्थ ही मान चुकी थी। उसका दिव्य उपहार तो बेकार ही था, और कालकोठरियों से लूटे गए सारे उपकरण और कौशल सबसे पहले उसे ही मिलते थे। रिक के पास एक पालतू जानवर होने से जोई को भी फायदा होगा।
और अगर वह अभी पैसे खर्च नहीं करती तो वो वैसे भी थियोडोर मेटेओ को ही मिलेंगे। बेहतर होगा कि वो उससे पहले ही पैसे खर्च कर दे। घर वापस आकर रीटा अपनी बिल्लियों की मांद में खोजबीन कर रही थी, तभी रिक ने 1595 स्वर्ण हस्तांतरित कर दिए। लेकिन इसे तुरंत स्वीकार करने के बजाय रीटा ने सबसे पहले बिल्ली के बिल से 2 छोटे छोटे खजाने निकाले। तारांकन विस्पॉन्स टर्टल जेड क्यूरियो, इसके खोल पर एक सोने का सिक्का फेंकें और अगले 10 घंटों में आपकी आर्थिक किस्मत दोगुनी हो जाएगी। कूल डाउन 7 दिन। नोट: खोल से टकराते ही सोने का सिक्का गायब हो जाएगा। तारांकन 50 साल की बेटी रेड की एक बोतल 1000 मिली 96 अंक के हमर पे पीने पर 5 मिनट तक प्रति सेकंड 2% एचपी और मैना बहाल करता है। इस प्रभाव के लिए कम से कम 3 मिली की आवश्यकता होती है। 10 मिली से ज़्यादा पीने पर खिलाड़ी नशे की हालत में आ जाता है, जिससे उसके सभी आंकड़े 10% कम हो जाते हैं। 50 मिलीलीटर से अधिक शराब पीने से खिलाड़ी नशे में धुत हो जाता है, जिससे उसके सभी आंकड़े 5 मिनट के लिए 500% बढ़ जाते हैं तथा उसके बाद वह 8 घंटे के लिए बेहोश हो जाता है। तारांकन दोनों ही कीमती थे, खासकर डॉटर रेड जोखिम भरी लड़ाइयों के लिए एकदम सही चीज़ थी। बस एक ही कमी थी कि रीटा ने इसे खुद नहीं बनाया था, इसलिए इसका असर 3 गुना नहीं होता। जहां तक कछुआ जेड का सवाल है, रीटा ने एक सोने का सिक्का निकाला और कछुए के खोल पर जोर से फेंका। जैसे ही सिक्का उसके संपर्क में आया, वह जेड में घुल गया और उसकी स्टेटस स्क्रीन पर उसके भाग्य के आंकड़े के बगल में एक सुनहरा धनथैले का चिन्ह दिखाई दिया। वित्तीय भाग्य 2 गुना हो गया है ना? रीटा को इसका बेसब्री से इंतजार था। उसने टर्टल जेड और डॉटर रेड दोनों को अपने जादूगर के नकली दांतों में डाल दिया और अपना काम जारी रखा। पिछवाड़े में अपनी सभी बिल्लियों को थपथपाने के बाद वह भोजन का एक बड़ा बैच बनाने के काम में लग गई। लगातार 8 घंटे लड़ने और दिन रात खेलने के बाद निवालिस आखिरकार थक गई। ड्रैगन के गोबर से एक पूरा स्टोरेज क्रेट भरने के बाद वह सो गई। रीटा ने सारा खाना फ्रिज और पिछवाड़े में रख दिया, फिर वह अपने कमरे में लौटी, पर्दे बंद किए, लाइटें बुझाईं और खुद को एक भूत का भेष धारण किया। दिन भर के लिए अपनी आदत के अनुसार 3 सोने के सिक्के बनाने के बाद वह लानिया काया की ओर वापस चल पड़ी। उसका पहला पड़ाव नीलामी घर था, जहां उसने निवालिस की कालकोठरी से इकट्ठा की गई सारी लूट बेच दी। उसने 500 पाउंड ड्रैगन का गोबर भी रखा, ये देखने के लिए कि क्या कोई खरीदार मिलेगा। फिर उसने बुनियादी पालतू अनुबंध स्क्रॉल की खोज की। यहाँ भी ये चीज़ें दुर्लभ थीं। रुको, क्या स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो ने इस बाजार पर भी कब्जा कैसे कर लिया? कीमतें क्यों बढ़ गईं? पहले ये 498 सोने के हुआ करते थे, अब 588 हो गए। कुछ तो 599 सोने के भी हो गए। उसकी आर्थिक किस्मत कहाँ थी? रीटा ने कछुए जैसा जेड निकाला और उसे कसकर दबाया। तारांकन, मुझे पैसे वापस कर दो। तारांकन। जैसे ही रीटा ने कछुए के जेड को दबाया और नीलामी सूची के माध्यम से स्क्रॉल करना जारी रखा, उसका मूड तब तक खराब हो गया जब तक कि उसने एक साधारण पालतू अनुबंध स्क्रॉल को केवल 58 सोने के लिए सूचीबद्ध नहीं देखा। रीटा, तारांकन। उसकी सजगता उसके दिमाग से भी तेज हो गई और उसने तुरंत खरीद बटन दबा दिया, जिससे सौदा खरीद मूल्य पर पक्का हो गया। कुछ ही क्षणों बाद उसके मेलबॉक्स में एक पुष्टिकरण संदेश आया और उसने उसे खोला तो उसमें अटैचमेंट मिला। तारांकन बेसिक पेड कॉन्ट्रैक्ट स्क्रॉल X1। तारांकन। संतुष्ट होकर रीटा निश्चिंत हो गई। नीलामी घर से कोई गलती होने की कोई संभावना नहीं थी। सिस्टम को गलतियों की अनुमति न देने के लिए डिज़ाइन किया गया था, इसलिए एकमात्र स्पष्टीकरण ये था कि विक्रेता ने कीमत में 8 और जोड़ना भूल गया होगा। लगता है ये कछुआ जेड असली है। तारांकन। रीटा ने और खोज की, लेकिन बाकी सभी कॉन्ट्रैक्ट स्क्रॉल अपनी सामान्य कीमतों पर ही सूचीबद्ध थे। फिर भी वह निराश नहीं हुई और उसने 588 स्वर्ण मूल्य पर दूसरा स्क्रॉल खरीद लिया। 2 स्क्रॉल हाथ में लेकर उसकी कुल कीमत 646 स्वर्ण थी। उन्हें रिक को 1595 स्वर्ण में बेचकर 5 मिनट से भी कम समय में उसने 949 स्वर्ण का अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया। स्क्रॉल को एक तरफ रखने के बाद रीटा ने नीलामी घर में रखी एस लेवल की कौशल पुस्तकों पर नजर डाली। दुर्भाग्य से कोई भी उसे रास नहीं आई। वे सभी आक्रमण कौशल थे जिन्हें उसने अभी प्राथमिकता नहीं दी थी। उसे असल में ज़रूरत थी उपयोगी कौशलों की जो उसकी चुप की क्षमता को बढ़ा सकें या ज़्यादा जीवन रक्षक विकल्प प्रदान कर सकें। जब आक्रामक कौशल की बात आई तो रीटा का मानना था तारांकन बस बहुत हो गया। अपनी क्षमता से अधिक कुछ करने की जरूरत नहीं है। तारांकन। लेकिन जब भागने या जीवित रहने के कौशल की बात आई तो उसका आदर्श वाक्य था तारांकन, मैंने अभी तक 100 क्यों नहीं एकत्र किए हैं। तारांकन। योजक चिन्ह। अगली सुबह रीटा निवालिस को सैर पर ले गई।
नन्हे ड्रैगन ने ब्लू प्लैनेट को और देखने की इच्छा जताई थी और रीटा ने उसकी बात मान ली। निवालिस के अनुरोध पर वह ड्रैगन की 3 पसंदीदा बिल्लियां भी साथ ले आई, जो पहले आवारा थीं और आम घरेलू पालतू जानवरों से कहीं ज्यादा साहसी थीं। तो वे वहां थे, रीटा, एक ड्रैगन और 3 बिल्लियां उस लग्जरी कार में घूम रहे थे जो जोन्स परिवार ने उसे उपहार में दी थी। लाल बत्ती पर इंतजार करते हुए रीटा को लगा कि पास की एक कार में कोई उनकी तस्वीरें ले रहा है। उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। बाद में मॉल में उसने निवालिस को अंदर जाने से पहले एक अदृश्यता का औषधि दिया। हालांकि खरीदारी के बीच में ही रीटा ने देखा कि मॉल में असामान्य रूप से भीड़ बढ़ रही है। ज्यादा से ज्यादा लोग उसे चुपके से देख रहे थे, जो कि कोई आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि अदृश्यता औषधि के प्रभाव के कारण निवालिस कभी कभार फिर से प्रकट हो जाता था। जब भी ड्रैगन दिखाई देता तो आसपास खड़े खरीदार चौंक जाते और तुरंत अपने फ़ोन से उसकी तस्वीरें लेने लगते। निवालिस, हालांकि आसानी से परेशान होने वालों में से नहीं थी, फिर भी दर्शकों की प्रशंसा, ईर्ष्या, लालच और लालसा के अराजक मिश्रण के बीच उसे असहजता महसूस होने लगी। ऐसा नहीं था कि वह उनसे डरती थी, लेकिन इन सब का शोर उसे परेशान कर रहा था। उसे रीटा से मिलने वाला शुद्ध स्नेह और कृतज्ञता ज्यादा पसंद थी। निवालिस की बेचैनी भांपते हुए रीटा ने तुरंत रास्ता बदला। अपनी गाड़ी को, जिसमें अब तीनों बिल्लियां थीं, धकेलते हुए वह सीधे मॉल मैनेजर के पास गई, उन सभी चीज़ों पर निशान लगाए जिनमें ड्रैगन और बिल्लियों ने रुचि दिखाई थी और उन्हें डिब्बे भर भर कर खरीद लिया। मॉल के मैनेजर ने ड्रैगन की वायरल सनसनी को समझते हुए उसे वीआईपी लाउंज में आमंत्रित किया और बताया कि निवालिस के कारण मॉल में आए भारी ट्रैफिक के कारण रीटा की सारी खरीदारी मुफ्त है। इसके अलावा वह ड्रैगन को कभी भी वापस ला सकती है। अपनी स्टेटस स्क्रीन की जांच करते हुए रीटा ने देखा कि उसका वित्तीय भाग्य बफ अभी भी सक्रिय था, हालांकि केवल 2 मिनट के लिए। तारांकन, क्या ये सचमुच इतना प्रभावी हो सकता है? तारांकन, मुस्कुराते हुए उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। आखिरकार उसने काफ़ी कुछ खरीदा था। हालांकि रीटा के लिए यह सफ़र साधारण था, निवालिस के लिए यह बिल्कुल नया और रोमांचक था। अपने पिछले जीवन में रिक ने खाने पीने और मनोरंजन के जरिए ड्रैगन को जीतने के कई तरीके आजमाए थे, लेकिन निवालिस ने उसे ज़रा भी प्यार नहीं दिखाया था। शायद उसने रिक के छिपे हुए इरादों को भांप लिया था या फिर एक कमज़ोर इंसान की कृपा से इनकार कर दिया था। हाथ में बबलती लिए उस छोटे से बर्फ के ड्रैगन को खुशी से हवा में तैरते देख रीटा अपने मोटे पेट पर हाथ फेरने से खुद को रोक नहीं पाई। अच्छा है ना? निवालिस ने टेपियोका के मोती चबाते हुए एक पल सोचा, मुझे अब भी मांस ज़्यादा पसंद है। रीटा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, जब हम यहाँ काम खत्म कर लेंगे तो हम कुछ मांस खाने चलेंगे। निवालिस के लिए उसने जो कुछ भी किया वह सच्चे आभार और स्नेह से प्रेरित था। रीटा अपने पिछले जन्म के ड्रैगन की अदम्य हिम्मत और अद्भुत सुंदरता की प्रशंसा करती थी और निवालिस द्वारा दी गई मदद के लिए भी आभारी थी। जब वे अपनी खरीदारी की पैकिंग का इंतजार कर रहे थे, रीटा को शैडो क्यू से एक संदेश प्राप्त हुआ। तारांकन छाया प्रश्न, अपने ड्रैगन को खरीदारी के लिए बाहर ले जा रहे हैं। तारांकन, रीटा, हाँ, मुझे फोरम पर देखा। अब मेरी बस एक ही समस्या है कि मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई हूँ। तारांकन, शैडो क्यू, तुम लॉस एंजल्स में हो? चलो मैं तुम्हें लंच पर ले चलता हूँ। तारांकन, रीटा, आप भुगतान कर रहे हैं, है ना? तारांकन, छाया प्रश्न, आप मुझे क्या समझते हैं? तारांकन, रीटा, मुझे लगता है कि अगर मैंने आपसे हाथ मिलाया तो आप मुझसे हैंडशेक टिकट के लिए पैसे लेंगे। तारांकन, शैडो क्यू, ये वाकई एक बढ़िया आइडिया है। अगर मैं कभी लीड बोर्ड पर नंबर 1 पर आ गया तो मैं इन्हें बेचना शुरू कर दूंगा। तारांकन, रीता, तारांकन, रीता, ठीक है, तो लंच का खर्चा आपका है ना? अगर नहीं तो मैं आपसे अपने समय का चार्ज लूंगी। तारांकन, छाया प्रश्न, तारांकन, रीटा, मतलब चलो भी, मुझे मत बताओ कि तुम ड्रैगन के साथ मुफ्त लंच की उम्मीद करते हो। तारांकन, शैडो क्यू, आप स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो में स्पेशल एजेंट के तौर पर शामिल हो जाएं तो कैसा रहेगा? आपको पैसे कमाने के तरीके सोचने के अलावा कुछ नहीं करना है। तारांकन, रीता, मैं बिना ज्वाइन किए ही पैसे कमा रही हूँ। अब मेरी तरफ देखो। तारांकन, बातचीत एक क्षण के लिए रुक गई और रीटा को यकीन नहीं था कि वह शैडो क्यू को चुप कराने में कामयाब हो पाई है या नहीं। जैसे ही वह चैट विंडो बंद करने वाली थी, रिक का एक संदेश सामने आया जिसमें अपडेट के लिए उत्सुकता थी। तारांकन, रिक बहन, क्या तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल गए? तारांकन,
तारांकन तारांकन रीटा, तुम्हें लगता है ये चीज़ें रातों रात आ जाती हैं? इसमें समय लगता है। अंतरतारकीय रीति रिवाजों से गुजरना कोई तेज काम नहीं है, तुम्हें पता है। तारांकन तारांकन। वह झूठ नहीं बोल रही थी, हालांकि इस समय उसकी असली प्राथमिकता अजगर को ढूंढना था। आधे घंटे बाद रीटा अपने साथ सामान के सैकड़ों बक्से लेकर चुपचाप कर्मचारी प्रवेश द्वार से मॉल से बाहर निकल गई। उस दिन रीटा के पास कोई अन्य योजना नहीं थी, यह उसका अवकाश का दिन था, जिसे उसने पूरी तरह से निवालिस के साथ कुछ अच्छी तरह से अर्जित विश्राम के लिए बिताया। हालांकि उसने शैडो क्यू के प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया। उनका रिश्ता एक दोस्ताना मजाक में बदल गया था और दोनों एक दूसरे के हास्य को समझते थे। मजाक करना इस बात का संकेत था कि कुछ बातें गंभीरता से चर्चा करने लायक थीं। इसलिए शैडो क्यू द्वारा दिए गए पते पर चलते हुए रीटा और निवालिस एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए और वीआईपी प्रवेश द्वार से अपने निजी कमरे में पहुंच गए। अंदर शैडो क्यू अकेली इंतजार कर रही थी। जैसे ही ड्रैगन अंदर आया, वह तुरंत खड़ी हो गई और निवालिस का स्वागत करते हुए एक बड़ी स्वागत भरी मुस्कान के साथ उसका अभिवादन किया। उसने बर्फीले ड्रैगन की ओर हाथ बढ़ाया। नमस्ते नमस्ते, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई लेडी निवालिस। मैं शैडो क्यू हूँ। तारांकन रीटा, तारांकन तारांकन। निवालिस ने शैडो क्यू के आसपास की हवा सूंघी और उसकी गंध को तटस्थ और हानिरहित पाया। सिर झुकाकर और शाही अंदाज में ड्रैगन ने हाथ मिलाने के लिए अपने पंख का सिरा आगे बढ़ाया और जवाब दिया, मैं निवालिस हूँ। चूंकि शैडो क्यू के पास अपना उच्च स्तरीय अनुवादक उपकरण था, इसलिए वह ड्रैगन को पूरी तरह समझ गई। एक कुर्सी खींचकर उसने उसे शान से पेश किया। निवालिस, कृपया बैठ जाए। इससे पहले कि रीटा उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए गला साफ कर पाती, शैडो क्यू ने उसके लिए एक और कुर्सी खींच ली। और तुम भी रीटा, प्लीज बैठ जाओ। शैडो क्यू यही नहीं रुकी। उसने अपने साथ आई 3 बिल्लियों के लिए 3 और कुर्सियां खींची और गर्मजोशी से मुस्कुराए। और हाँ, हमारे प्यारे मेहमानों के लिए भी, कृपया बैठ जाए। तारांकन रीटा, तारांकन 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 बहन, प्लीज ऐसा मत करो। तुम मुझे डरा रही हो। तारांकन तारांकन। रीटा घबराई हुई निवालिस के पास बैठ गई और अपने लिए एक कप गर्म चाय बनाई, लेकिन शैडो क्यू ने मुद्दे पर आने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। तारांकन छाया प्रश्न। तारांकन, क्या आप निवालिस को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाने में रुचि रखते हैं? तारांकन रीटा, तारांकन, कोई औपचारिकता नहीं है ना। शैडो क्यू ने धूर्तता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं उस हिस्से से बचना चाह रहा था जहां तुम पैसे मांगते हो। तारांकन रीटा, तारांकन, तो क्या मुझे चले जाना चाहिए? शैडो क्यू ने जल्दी से अपना हाथ उठाया। रुको, एंडोर्समेंट फीस बहुत ज्यादा है। मना करने से पहले मेरी बात तो सुन लो। इससे पहले कि बातचीत आगे बढ़ पाती, निजी कमरे का दरवाजा खुल गया और वेटरों ने एक शानदार व्यंजन लाया। 18 व्यंजन, जिनमें से 12 मांस के थे, चिकन, बत्तख, मछली, गाय का मांस, भेड़ का मांस और यहाँ तक कि साशिमी, जो स्पष्ट रूप से निवालिस के लिए तैयार किए गए थे। हालांकि मसालेदार व्यंजन रीटा के स्वाद के अनुरूप बनाए गए थे, क्योंकि शैडो क्यू ने प्रशिक्षण शिविर में भोजन के दौरान मसाले डालने की रीटा की प्रवृत्ति को देखा था। शैडो क्यू जानती थी कि लोगों से कैसे निपटना है। हालांकि उसने शुरुआत में ड्रैगन का अभिवादन किया था, लेकिन वह ये कभी नहीं भूली कि रीटा ही नियंत्रण में थी। उसने रीटा को ही इस स्थिति में असली निर्णयकर्ता माना। रीटा को ड्रिंक पिलाते हुए शैडो क्यू ने तुरंत पिचिंग शुरू कर दी। सच कहूं तो हाल ही में पालतू जानवरों की सूची में एक और पालतू जानवर जुड़ गया है, लेकिन सच में निवालिस के सामने स्नैपिंग टर्टल की क्या औकात। दुनिया में सिर्फ एक ही ड्रैगन है, निवालिस बेजोड़ है। उन्होंने आगे कहा, बात को घुमा फिराकर मत बोलिए। समर्थन शुल्क में हर महीने 3 बार दिव्य उपहार के जरिए एक संभावित विशेषता बिंदु हासिल करने के अवसर शामिल होंगे। साथ ही हम निवालिस के भोजन और पोषण संबंधी खर्च का भी ध्यान रखेंगे। 50 स्वर्ण सिक्के मासिक। कोई छिपा हुआ जाल नहीं, कोई शर्त नहीं। विशेष मामलों का ब्यूरो आपको सीधे पैसे देगा और आप अपनी ज़रूरत की कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। रीटा ने भौहें सिकोड़ लीं और बदले में निवालिस को क्या करना होगा? शैडो क्यू ने एक सरल प्रश्न पूछा, उसका असली रूप कितना बड़ा है? तारांकन रीटा, तारांकन, मैंने ठीक से नाप नहीं लिया है, लेकिन उसकी लंबाई लगभग 7 से 8 मीटर है। शैडो क्यू ने राहत भरी आवाज में सिर हिलाया। उसे बस देश भर के कुछ प्रतिष्ठित स्थलों के सामने कुछ तस्वीरें लेनी होंगी, और हर महीने की शुरुआत में वह किसी प्रांतीय राजधानी का एक छोटा सा फ्लाईओवर भी देख सकती है। तारांकन रीटा, तारांकन, कोई कालकोठरी छापे या लड़ाई की आवश्यकता नहीं है। तारांकन शैडो क्यू, तारांकन, नहीं, जब तक कोई अतिरिक्त आवश्यकता न हो, उस स्थिति में हम अलग से शुल्क पर बातचीत करेंगे। रीटा चुप हो गई। ऊपरी तौर पर यह सौदा एक बड़ा मौका लग रहा था, प्रसिद्धि, न्यूनतम प्रयास और नियमित मुआवजा। लेकिन वह बेहतर जानती थी
अगर निवालिस नियमित रूप से देश के ऊपर से उड़ान भरती रहीं तो लोग धीरे धीरे उन्हें एक रक्षक, राष्ट्र की संरक्षक के रूप में देखने लगेंगे। समय के साथ उम्मीदें बढ़ेंगी और लोग संकटों में उनके हस्तक्षेप की मांग भी करने लगेंगे। यदि निवालिस या रीटा उन मांगों को पूरा करने में विफल रहे तो जनता की भावना शीघ्र ही खराब हो सकती है। शुरुआत में लोगों की प्रशंसा और प्यार शुद्ध होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ये भावनाएं अपेक्षाओं और मांगों में बदल जाती हैं। अंततः मैंने इतने लंबे समय तक आपका साथ दिया है जैसा कथन भी सौदेबाजी का जरिया बन सकता है। अगर देश कभी किसी बड़े संकट से गुजरता तो रीटा मदद करने में जरा भी नहीं हिचकिचाती अगर वह मदद कर सकती थी। लेकिन अपनी मर्जी से मदद करने और मजबूरी में मदद करने में बहुत फर्क था। और अगर वह मदद करती भी थी तो एक समय ऐसा आता था जब लोग उनके कामों को हल्के में लेते थे। रीटा को संदेह था कि शैडो क्यू की पिछली टिप्पणी, एक बार वह यहाँ आ गई तो वह हमारी ड्रैगन है, एक सूक्ष्म चेतावनी थी। निवालिस की ओर मुड़कर रीटा ने पूछा, क्या आप एक सेलिब्रिटी ड्रैगन बनना चाहते हैं? मेज पर बैठी अपने पंजों में एक बड़ा सा मुर्गे का पैर पकड़े निवालिस उसे फाड़ रही थी, तभी वह रुकी और उलझन में पड़ गई। सेलिब्रिटी ड्रैगन क्या होता है? रीटा ने सरल शब्दों में कहा, शुरू में वे आपकी प्रशंसा और पूजा करेंगे, लेकिन अंततः वे आपसे मांगे करने लगेंगे। और अगर आप उनकी मांगे पूरी नहीं कर पाए तो वे आपसे नफरत और अपमान कर सकते हैं। शैडो क्यू चुप रही, अपनी चाय की चुस्कियां लेती रही, उसने कोई स्पष्टीकरण या बहाना नहीं दिया। निवालिस, जो कमजोर प्राणियों की राय में दिलचस्पी नहीं रखता था, ने ईमानदारी से जवाब दिया क्योंकि रीटा ने उसकी राय पूछी थी, कोई आदेश नहीं दिया था। नहीं, ये परेशान करने वाला लगता है। रीटा ने बनावटी आत्मसमर्पण के अंदाज में अपने हाथ ऊपर उठाए और शैडो क्यू की तरफ मुस्कुराए। उसे कोई दिलचस्पी नहीं है और सच कहूं तो मैं भी उसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहती। निवालिस को खुशी महसूस हुई, हालांकि वह इसका कारण नहीं बता सकी। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहती कि वे लोग मुझे परेशान करें। रीटा ने निवालिस के सिर पर हाथ फेरा। कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं चाहते तो हम नहीं करेंगे। बिना देर किए शैडो क्यू ने एक अलग विकल्प सुझाया। तो फिर सिर्फ फोटोशूट का क्या? हम पहले से ही जगह साफ कर देंगे ताकि तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत ना पड़े। तुम बिना किसी रुकावट के बस तस्वीरें खिंचवा सकोगे। उन्होंने अपना फोन निकाला और विशेष रूप से तैयार किए गए बिल्ली के भोजन को खुशी से खाते हुए 3 बिल्लियों की तस्वीर खींचकर निवालिस को दिखाया कि यह कैसे काम करता है। लेकिन शैडो क्यू ने कहा, उस स्थिति में समर्थन शुल्क कम होगा, भोजन और पोषण के लिए केवल 50 स्वर्ण प्रतिमाह। तारांकन रीटा, तारांकन क्या ये थोड़ा डाउनग्रेड नहीं है? मासेराती से स्नैक बार तक। तारांकन भोजन और पोषण बताने लायक तो बिल्कुल नहीं। इन लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि लानिया का या नीलामी घर में निवालिस का ड्रैगन का गोबर कितना कीमती था। 1 पाउंड 7 चांदी के सिक्कों के बराबर बिक सकता था। अगर निवालिस अपने असली रूप में आ जाए और पूरी ताकत लगा दे तो वह आसानी से एक दिन में 7 सोने के सिक्कों के बराबर पैदा कर सकती है। निवालिस ने मार्गदर्शन के लिए रीटा की ओर देखा। रीटा ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मुझे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। शैडो क्यू ने भौहें उठाईं, आप जो चीनी भाषा बोल रहे हैं वह बहुत मज़ेदार है। रीटा बहस नहीं कर सकी। उसने आह भरी और उसे गिराने ही वाली थी, लेकिन तभी उसने देखा कि निवालिस अविश्वास से उसकी ओर बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा है। तारांकन, अरे बकवास, तारांकन। वह भूल गई थी कि निवालिस न केवल भावनाओं को समझ सकता है बल्कि यह भी जान सकता है कि कोई झूठ बोल रहा है। एक पल की खामोशी के बाद रीटा ने अपनी गलती सुधारी। मुझे छोटी रकम में कोई दिलचस्पी नहीं है। निवालिस अभी भी चिकन विंग कुतरते हुए घूरता रहा। तारांकन, सच में अब? तारांकन। शैडो क्यू, जिसे किसी भी परिस्थिति में शांत रहने का पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त था, ने बस एक सोने का सिक्का निकाला, उसे ऊपर उठाया और रीटा की नज़र तुरंत उसकी ओर चली गई। हवा में लहराते पत्ते की तरह सिक्का दाएं बाएं हिल रहा था और रीटा की नज़रें उसका पीछा कर रही थीं। खिलखिलाकर हंसते हुए शैडो क्यू ने सिक्के पर फूंक मारी मानो उससे धूल झाड़ रहा हो। आह, अच्छा। उसकी आह शब्दों से कहीं अधिक कह देती थी। रीटा ने पहले कभी ऐसी व्यंग्यात्मक आह नहीं सुनी थी और यह सुनकर वह तिलमिला उठी। उद्धरण चिन्ह ... अरे, तुमने तो मुझे चौंका दिया। अगर तुमने मेरे सामने टिश्यू पेपर हिलाया होता तो मैं भी देखती। ठीक है। निवालिस एक पल के लिए झिझकी, ये सोचकर कि इस इंसान ने उसे एक निष्पक्ष मुकाबले में हरा दिया है। उसने अपना सिर झुका लिया और अपने चिकन विंग को कुतरना जारी रखा। लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाए। उसने एक और निवाला खाया और अपनी आह भरी। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है, तुम दोनों जीत गए, रीटा ने दांत पीसते हुए कहा। मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सच था।
इसके साथ ही निवालिस के सेलिब्रिटी ड्रैगन बनने की चर्चा स्वाभाविक रूप से फीकी पड़ गई। विशेष मामलों का ब्यूरो रीटा जैसे शक्तिशाली स्वतंत्र लोगों से संपर्क करने में हमेशा सतर्क रहता था। चाहे बातचीत हो या व्यावसायिक लेन देन, वे दूसरे पक्ष की प्राथमिकताओं पर पूरा ध्यान देते थे। उदाहरण के लिए, वे जानते थे कि रीटा को गुटों से बंधे रहना या आंतरिक सत्ता संघर्षों में शामिल होना पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने शैडो क्यू को उसके सभी लेन देन संभालने दिए, जबकि अशोक को अन्य लोगों से निपटने के लिए नियुक्त किया गया। रीटा स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो की इन चालाक चालबाजियों से नाराज नहीं थी। अगर वे ऐसी चालें चलने में सक्षम नहीं होते, अगर वे एक अति धार्मिक, भोली संस्था होती, तो ये कहीं ज्यादा चिंताजनक होता। और सब कुछ खुलेआम होता था। किसी ने भी उस पर कभी कोई जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की थी। 2 घंटे के खाने के बाद निवालिस और तीनों बिल्लियां पेट भर खाकर लोटपोट हो गईं। जाने से पहले रीटा शैडो क्यू को 100 पाउंड ड्रैगन का गोबर बेचने में कामयाब रही। शैडो क्यू ने पलक तक नहीं झपकाए, क्योंकि उसने प्रति पाउंड 5 चांदी के सिक्के चुकाए और 28 वर्ष की आयु में 100 पाउंड ड्रैगन के गोबर का पूरा भुगतान कर दिया। ड्रैगन के गोबर से भरे बॉक्स को थपथपाते हुए शैडो क्यू ने गर्व से कहा, इस ड्रैगन के गोबर की गंध अविश्वसनीय है। रीटा, मुझे पता था। जैसे ही रीटा, निवालिस और तीनों बिल्लियां वहां से चली गईं, शैडो क्यू ने अपने कार्य समूह को एक रिपोर्ट भेजी, जिसमें लिखा था कि बातचीत विफल हो गई है। क्या आपने ड्रैगन के दिव्य उपहार के बारे में पढ़ा? आइस थ्रोन SS रैंक, लेकिन मुझे कौशलों की विस्तृत सूची नहीं मिल सकी। जब मैंने किसी उपकरण से इसका विश्लेषण करने की कोशिश की, तो मेरी ए रैंक वाली वस्तु टूट गई। उसने अपने कान से चेननुमा बाली निकाली और टूटे हुए टुकड़े को अपनी उंगलियों के बीच धीरे से रगड़ा। चेन पर जमी बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी। उम्मीद है कि ब्यूरो का मरम्मत विशेषज्ञ वापस आ गया होगा। क्या उन्होंने इसलिए मना कर दिया क्योंकि वे प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं थे? नहीं, वे संभावित सार्वजनिक दबाव और नैतिक अपेक्षाओं को लेकर चिंतित थे। स्मार्ट बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि ड्रैगन उसकी बात सुनता है? ऐसा लगता है कि उनके बीच अच्छा रिश्ता है, आपसी सम्मान और समानता। रीटा के तरीकों और ड्रैगन के प्रति उसके रवैये को देखते हुए, मुझे लगता है कि निवालिस भविष्य में उसके लिए निश्चित रूप से एक बड़ी संपत्ति साबित होगी। ठीक है, निगरानी करते रहो। रीटा का क्लियरेंस लेवल बढ़ाओ। उसे हमारी ईमानदारी का एहसास दिलाओ, लेकिन उसे किसी ऐसे काम के लिए मजबूर मत करो जो वह नहीं करना चाहती। समझा? रीटा घर की ओर गाड़ी चलाते हुए शैडो क्यू को अपने दिमाग से दूर धकेल रही थी। निवालिस के नए गैम्स उतारने और स्नैक एरिया में सामान भरने के बाद वह अपने अगले काम पर निकल पड़ी, फ्लड ड्रैगन को ढूंढना। वह ठीक से नहीं जानती थी कि ड्रैगन किस कालकोठरी में रहता है, केवल इतना जानती थी कि वह एक निश्चित गुट का है। उसे इसे चरण दर चरण खोजना होगा। लेकिन जैसे ही वह जा रही थी, उसे एक ईमेल मिला जिसमें एक अटैचमेंट था। पहले तो उसने सोचा कि यह किसी ग्राहक की ओर से जमा राशि है। अगर उसके पास वह सामान स्टॉक में होता तो वह उसे तुरंत भेज सकती थी, लेकिन अगर नहीं तो उसे जल्दी से वापस आकर बाद में सामान मंगवाना पड़ता। उसे आश्चर्य हुआ कि भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना दोस्त जूलियन था। संलग्नक में एक स्वर्ण सिक्का था। रीटा, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? हारून और एजरा के लोग हमारा पीछा कर रहे हैं और हम रिक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्या तुम उससे मदद मांग सकती हो? भाई होने के नाते उसे हमारी मदद करनी चाहिए और उनसे बातचीत करनी चाहिए। हमें उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। अगर वह हमारी मदद करेंगे तो हम लॉस एंजल्स छोड़ देंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। रीटा, 10 में से 6। रीटा ने सिक्का स्वीकार कर लिया और तुरंत ईमेल रिक को भेज दिया। उस सोने के सिक्के के लिए वह इतना ही कर सकती थी। मज़ेदार बात यह है कि रिक जूलियन की कभी मदद नहीं करेगा। हो सकता है कि वह लोपेस के आदमियों को जूलियन का पीछा करने में एरॉन और एजरा की मदद के लिए भेजे, इससे पहले कि वह लॉस एंजल्स से भाग जाए। अल्पविराम। पिछले जन्म में जिस व्यक्ति को बाढ़ के अजगर ने धोखा दिया था, वह नामहीन नामक एक संघ का नेता था। ये संघ 50-50 साल के चाचा चाचियों से बना था और उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। अंकल बदतमीज नहीं थे, वे युवतियों पर दौरे नहीं डालते थे या उन्हें परेशान नहीं करते थे, और आंटियां दयालु थीं, अक्सर कालकोठरी के दौरान युवा खिलाड़ियों का ध्यान रखती थीं। वे शादी और बच्चों जैसे परेशान करने वाले विषय उठा सकती थीं, लेकिन उन्होंने कभी किसी को धमकाया नहीं। अगर उनके किसी कालकोठरी में आपके साथ कोई अन्याय होता तो आप उनसे शिकायत कर सकती थीं, और वे उम्र, लिंग या पद की परवाह किए बिना निष्पक्षता से उसका निपटारा करती थीं। ये लोग दशकों से मित्र थे, और जब गिल्ड नेता बार ड्रैगन द्वारा गुलाम बना लिया गया तब भी केवल 10% सदस्य ही बचे। बाकी लोग पीछे रह गए और अपने नेता के पास खड़े रहे। वे अपनी सावधानीपूर्वक देखभाल से अजगर को खुश करने में कामयाब रहे, हालांकि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि अजगर को संभालना आसान था। इसके ठीक विपरीत बाढ़ का अजगर, जो न जाने कितने वर्षों से जीवित था, बेहद चालाक था।
इंसान के साथ अनुबंध करने से पहले ही ड्रैगन जब चाहे कालकोठरी से निकलकर पृथ्वी पर प्रवेश कर सकता था। वह बस इंतजार कर रहा था, किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा था जिसके पास रुतबा, ताकत और प्रभाव हो, जिसे छूने की कोई हिम्मत न करे और जो उसे ढूंढे। कालकोठरी से निकलने के बाद ड्रैगन ने तुरंत लोगों को खाना शुरू नहीं किया। चाहे वे नेमलेस के सदस्य हों या ड्रैगन को परेशान करने आए दूसरे खिलाड़ी, उसने उन्हें घायल तो किया लेकिन मारा नहीं। इन परिस्थितियों में हालांकि ड्रैगन अस्थिर था और अक्सर गिल्ड के सदस्यों को परेशान करके अपनी कुंठाएं निकालता था, फिर भी उन्होंने इसे सहन किया। वे अपनी गरिमा का त्याग करने को तैयार थे, बशर्ते उन्हें दुनिया में एक खतरनाक ड्रैगन लाने के लिए अपराधी न ठहराया जाए। सरकार ने भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अजगर शहर के बीचों बीच रह रहा था और हिलने डुलने को तैयार नहीं था। उसे खत्म करने की किसी भी कोशिश से भारी नुकसान हो सकता था। चूंकि अजगर ने किसी को नहीं मारा था और उसे जल्दी से खत्म कर पाना भी मुश्किल था, इसलिए अधिकारियों ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके अलावा ड्रैगन का जीवन एक बड़े गिल्ड के नेता से जुड़ा था। हालांकि उस समय ज्यादातर खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए गिल्ड छोटे ही थे, नेमलेस पहले से ही जाना पहचाना नाम था। धनी मध्यम आयु वर्ग के खिलाड़ियों के इस समूह के पास 90 से ज्यादा कालकोठरी पोर्टल थे, जिन्हें वे अक्सर दूसरे खिलाड़ियों को किराए पर देते थे। यदि गिल्ड ने मदद नहीं मांगी तो सरकार इसमें शामिल होने और जनता की नज़रों में खराब दिखने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। ऐसा कहा जाता था कि जब ड्रैगन अच्छे मूड में होता था तो वह गिल्ड को कालकोठरी साफ करने में भी मदद करता था। लेकिन असल में बाढ़ का ड्रैगन पृथ्वी की हर चीज़ पर नज़र रख रहा था। इससे कालकोठरी में छापे मारने में मदद मिली, बस स्तर बढ़ाने में ज़्यादातर अनुभव अंक ड्रैगन ने ही लिए थे। जैसे ही ड्रैगन 16वें स्तर पर पहुंचा, उसने चुपके से गिल्ड के सदस्यों को खाना शुरू कर दिया और उन लोगों को निशाना बनाया जिनके पास प्रबल दिव्य वरदान थे, जो उसके लिए बहुमूल्य शक्ति स्रोत थे। लगभग आधे साल तक वह दावतें खाता रहा, जब तक कि किसी को पता नहीं चला। जब ये पता चला तो ड्रैगन ने उत्पात मचाया, गिल्ड के लगभग 80% लोगों को खा लिया और फिर लेवल 20 के तहखाने में भागकर गायब हो गया। रीटा इस खजाने को रिक और लोपेस के परिवार के लिए कैसे न छोड़ सकती थी। उन सभी अच्छे चाचाओं और चाचियों को बचाना एक बोनस होता। उन्होंने संक्षेप में विचार किया कि इसे लोपेस परिवार, वाइट परिवार या टेलर परिवार में से किसे दिया जाए। बहुत सारे दुश्मन, पर्याप्त गंदी चालें नहीं, यह एक संघर्ष है। आखिरकार इतने शक्तिशाली प्राणी को रिक के पास जाना ही पड़ा। सबसे अच्छी चीज़ें हमेशा सबसे ज़्यादा नफरत करने वालों के लिए छोड़ देनी चाहिए। आखिरकार वह एक समर्पित बहन थी, हमेशा अपने भाई का ख्याल रखती थी, चाहे वह उससे कितनी भी नफरत क्यों न करती हो। रीटा ने नामहीन के नियंत्रण वाले क्षेत्र में स्थित कालकोठरियों की एक सूची खरीदी। जैसे जैसे लोग अपनी क्षमताओं को नियंत्रित करने में निपुण होते गए, लगभग हर कालकोठरी की उसके मालिकों ने खोजबीन कर ली। उन्हें ज़्यादा खोजबीन करने की ज़रूरत नहीं थी, बस कालकोठरी में घुसकर और उसके अंदर मौजूद जीवों को ढूंढकर ही वे अपनी अंतर्दृष्टि के आधार पर कालकोठरी के स्तर का अनुमान लगा सकते थे। नामहीन गिल्ड ने खुद ही यह सूची जारी की थी, जिससे लोगों को उनके कालकोठरियों में प्रवेश के लिए स्लॉट किराए पर देना आसान हो गया। वेश बदलकर और अदृश्य होकर रीटा ने अपनी जांच शुरू की, स्तर 15 के कालकोठरियों को प्राथमिकता दी और एक एक करके उनकी तलाश की। 12 अगस्त को अंततः उसने एक तहखाने में झील के बीचों बीच बाढ़ ड्रैगन को देखा। रीटा को यकीन था कि पिछले जन्म में ये बाढ़ वाला अजगर किसी सेलिब्रिटी जैसा था। रीटा को यकीन था कि उसने ये गलतफहमी नहीं की थी। पहली नज़र में यह एक विशालकाय काले सांप जैसा लग रहा था, लेकिन इसका बड़ा सिर पहले से ही उसकी मातृभूमि के प्रसिद्ध ड्रैगन जैसा लग रहा था। इसके सिर पर 2 छोटे सीधे सींग थे और शरीर के नीचे ड्रैगन के पंजे की एक जोड़ी थी, जिनमें से प्रत्येक में केवल 3 उंगलियां थीं। दूर से रीटा ने अपनी घड़ी की अंतर्दृष्टि क्षमता का उपयोग किया। तारांकन फ्लड ड्रैगन ब्लैकजेड स्तर 12 58.25% तारांकन दिव्य उपहार पवन रोष एस स्तर तारांकन प्रजाति बाढ़ ड्रैगन तारांकन प्रजाति विशेषता भक्षण तारांकन स्वास्थ्य अंक 14,219 तारांकन मन पॉइंट्स 13,260/13,260 तारांकन शक्ति 119 तारांकन संविधान 115 तारांकन खुफिया 168 तारांकन चपलता 92 तारांकन करिश्मा 7 तारांकन भाग्य 8 तारांकन। रीटा को अचानक निवालिस की किस्मत का ख्याल आया। जब उसने निवालिस पर इनसाइट का इस्तेमाल किया था तो किस्मत के आंकड़े प्रश्नवाचक चिन्हों में बदल गए थे। जब उसने निवालिस से पूछा तो उसने बताया था कि उसकी किस्मत पहले 3 थी, लेकिन रीटा से मिलने के बाद ये प्रश्नवाचक चिन्हों में बदल गई।
रीटा को शक था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने निवालिस की किस्मत बदल दी थी। आखिरकार अपने पिछले जन्म में निवालिस ने रिक के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे जो निश्चित रूप से उसके लिए दुर्भाग्य लेकर आया था। रीटा ने अपना फोन निकाला और बाढ़ के उस अजगर की तस्वीर खींच ली। उसने ध्यान से कोण और रोशनी का चुनाव किया और झील के बीचों बीच आराम करते हुए उस जीव को कैद किया जिससे वह बेहद भव्य लग रहा था। झील पर पड़ रही चांदनी के कारण काले ड्रैगन के शल्कों पर चमक चांदनी से भी अधिक चमकदार थी, मानो कोई दिव्य हथियार हो। दिखने में ये निवालिस से ज्यादा कमतर नहीं था। आखिरकार निवालिस अभी जवान था और उसमें पहले जैसा रौब नहीं था। एक फ्लड ड्रैगन भले ही अभी पूरी तरह से ड्रैगन न बना हो, लेकिन उसे पालने का विचार आकर्षक था। एक फ्लड ड्रैगन को असली ड्रैगन बनाने के लिए प्रशिक्षित करना एक पौराणिक कथा जैसा लग रहा था। इसके अलावा एक बार जब वह पूरी तरह से बदल जाएगा तो वह निश्चित रूप से उस तरह का ड्रैगन होगा जो लोगों के मन में पारंपरिक छवि से मेल खाता हो। रिक का मन ललचाने से बच नहीं सकता था। इस बात से संतुष्ट होकर कि उसकी इस स्तर की अंतर्दृष्टि कौशल इस बार ड्रैगन से किसी भी विपरीत क्षमता को उजागर नहीं कर सका, रीटा अंततः निश्चिंत हो गई। लेकिन जाने से पहले उसे एक आखिरी काम करना था। लेवल 12 के कालकोठरी में समय सीमा को ध्यान में रखते हुए अगर कालकोठरी के पहली बार प्रकट होने के बाद से अंदर के जीवों को बाहर नहीं निकाला गया है तो अंदर के राक्षस 20 अगस्त के आसपास बाहर निकल पाएंगे। बार ड्रैगन, जो बॉस है, कुछ और समय के लिए प्रतिबंधित रहेगा। रीटा को यह नहीं पता था कि विशेष मामले बयूरों ने कालकोठरी से बाहर आने वाले प्राणियों के साथ किस प्रकार व्यवहार किया, लेकिन चूंकि अभी तक कोई बड़ी घटना नहीं घटी थी इसलिए ये स्पष्ट था कि वे चीज़ों को नियंत्रण में रख रहे थे। रीटा नहीं चाहती थी कि जीवों के चले जाने के कारण इस कालकोठरी का पता चले, इसलिए सुरक्षित रहने के लिए उसे अंदर के सभी राक्षसों को खत्म करना था, केवल बाढ़ वाले ड्रैगन को छोड़ना था। जब वह अंततः कालकोठरी से बाहर निकली तो अगले दिन दोपहर हो चुकी थी। अगला सवाल यह था कि यह जानकारी रिक तक कैसे पहुंचाई जाए। कोई रास्ता नहीं था कि वह संदेश पहुंचाने वाली हो। ठीक वैसे ही जैसे लोपेस के परिवार को 1000 बैट बेचने के मामले में हुआ था, वह कभी भी किसी ऐसी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेगी जो आगे चलकर बुरी हो सकती है। अन्यथा रिक निश्चित रूप से हर चीज के लिए उसे दोषी ठहराएगा। जब लोग बदकिस्मत होते हैं तो वे किसी और को दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं। रिक इसमें माहिर था। वह कभी किसी बात को अपने अंदर नहीं रखता था। जब भी कुछ गलत होता था तो हमेशा किसी और की गलती होती थी। वह हर गलती का हिसाब लगाता और दोष ऊपर तक पहुंचाता। अगर वह हर कदम के लिए जिम्मेदार होता तो वह उस व्यक्ति को दोषी ठहराता जिसने उसे सबसे पहले यह विचार सुझाया था, और अगर यह विचार उसे खुद आया हो तो वह अपनी किस्मत और पर्यावरण को दोष देगा। कालकोठरी से निकलने के बाद रीटा ने 2 पालतू अनुबंध स्क्रॉल रिक को भेजे। निश्चित रूप से रात के 1 बजे उन्होंने उन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया और तुरंत जवाब दिया। तारानकन रिक, धन्यवाद बहन। तारानकन। जब उसने जूलियन की मदद की गुहार आगे बढ़ाई थी तब ये कृतज्ञता कहाँ थी? एक शब्द भी नहीं। जूलियन, शुभकामनाएं। तारानकन, रीटा, मैं आपके लिए पालतू जानवरों के किसी भी अवसर पर नजर रखूंगी। तारानकन। रिक, तुम समझ गई बहन। तारानकन, रीटा, चिंता मत करो, बस इंतजार करो। तारानकन। इसके बाद रीटा ने गुमनाम रूप से खेल मंच पर बार ड्रैगन की तस्वीर पोस्ट कर दी। तारानकन शीर्षक, बार ड्रैगन, विदेशी जानवर। तारानकन जैसा कि चित्र में दिख रहा है, लॉस एंजल्स में स्थित है। एक बार ड्रैगन, न्यूनतम स्तर 12। कालकोठरी निर्देशांक बेच रहा हूँ। कोई गपशप नहीं, गंभीर प्रस्ताव केवल टिप्पणियों में। हर 10 दिन में एक बार बेचूंगा। तारानकन। जब उसने पेज को रिफ्रेश किया तो वहां 70 से अधिक टिप्पणियां थीं। रीटा ने उन्हें देखा और उनमें से कुछ परिचित नामों को पहचान लिया। तारानकन, मातेओ, 20 सोने के सिक्के। तारानकन, जोसेफिन, लॉस एंजल्स में एक अपार्टमेंट। तारानकन, एजरा, 2 स्तर 5 दुर्लभ अंगूठियां जोड़ स्तर 5 उत्कृष्ट गियर का एक पूरा सेट जोड़ स्तर 5 दुर्लभ हथियार, तलवार, कर्मचारी या धनुष का विकल्प। तारानकन। एजरा साफ तौर पर रिक और जोई का प्रतिनिधित्व कर रहा था। चूंकि माटेओ पहले ही प्रस्ताव दे चुका था, जोई लोपेस परिवार के किसी सदस्य के साथ खुलकर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी, वरना लोगों को अंदरूनी कलह का शक होता। एजरा का बोली लगाना तो बस एक ढकोसला था। माटेओ को जरूर पता था कि एजरा किसके लिए खेल रहा है। एजरा का प्रस्ताव लगभग 30 स्वर्ण मुद्राओं का था। हालांकि दुर्लभ सामान मूल्यवान होते हैं, लेकिन स्तर 5 का सामान, चाहे कितना भी दुर्लभ क्यों न हो, बहुत महंगा नहीं हो सकता। हालांकि रीटा और रिक के लेन देन में अक्सर सैकड़ों सोने के सिक्के शामिल होते थे, 99% खिलाड़ियों के लिए एक सोने का सिक्का भी बेहद कीमती होता था।
अपने पिछले जन्म में इस समय तक रीटा की कुल संपत्ति 10 सोने के सिक्कों तक भी नहीं पहुंची थी। सभी बोलियां बहुत उदार थीं। एक ही कालकोठरी स्थान पर उपकरणों का पूरा सेट मिल सकता था, जो रातों रात अमीर बनने का एक निश्चित तरीका था। और हर 10 दिन में एक बार बेचना। वह हर 10 दिन में सोना पा सकती थी। ये पोस्ट शीघ्र ही फोरम में शीर्ष पर पहुंच गई। लेकिन ये यही नहीं रुका। तारांकन एजरा। इसके अतिरिक्त स्तर 3 कालकोठरी पोर्टल का 1 महीने का उपयोग। तारांकन। रीटा ने, जो अभी भी गुमनाम रूप से पोस्ट कर रही थी, एजरा को उत्तर दिया। तारांकन अनाम ओपी। मुझे कालकोठरी नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। तारांकन अनाम ओपी। मुझे पता है कि आप आरोन के बहुत करीब हैं। आरोन रिक के साथ काम करता है और रिक की बहन रीटा पालतू जानवरों के लीडरबोर्ड पर है। मुझे 1000 पाउंड ड्रैगन का गोबर चाहिए। इसे सीधे इस पोस्ट में दान करें और मैं आपको लोकेशन बता दूंगा। तारांकन। रीटा ने जानबूझकर ड्रैगन का गोबर मांगा, कुछ हद तक रिक की मदद करने और उस पर उसका भरोसा मजबूत करने के लिए। यह एक लंबा खेल था। भरोसा धीरे धीरे, बड़े और छोटे, दोनों तरह के इशारों से बनता है। इससे ये भी सुनिश्चित हो गया कि वह इस योजना में स्पष्ट भागीदार थी, जिससे किसी भी प्रकार का संदेह कम हो गया, भले ही पहले उस पर संदेह होने की संभावना नहीं थी। और बेशक वह रिक से कुछ और भी निचोड़ सकती थी। मुश्किल से 2 मिनट बीते थे कि उसे एक ईमेल सूचना प्राप्त हुई। तारांकन। रिक बहन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। प्लीज़, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? तारांकन। रीता, क्या हुआ? तारांकन। रिक। लिंक शीर्षक फ्लड ड्रैगन, विदेशी जानवर। तारांकन। हाय राम, तुम ठीक से मदद भी नहीं मांग सकते, बस मुझे एक लिंक थमा रहे हो। हंसी की बात है, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं सिर्फ भाई बहनों का समर्थक हूं? खैर, शायद मैं, भले ही आज आसमान गिर जाए, मैं फिर भी अपने प्यारे भाई की मदद करूंगा। रीटा ने 5 मिनट तक इंतजार किया, जो फोरम पोस्ट को पढ़ने के लिए पर्याप्त समय था। फिर अंततः उसने रिक को जवाब दिया। तारांकन। रीता, मैं आपके लिए इसे लाने का वादा करती हूं। तारांकन। रिक। शुक्रिया बहन, मैं तुम्हारा कर्ज जरूर चुकाऊंगा। तारांकन। रीता, पुनर्भुगतान की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मेरा कमीशन याद रखें। तारांकन। 1 मिनट से भी कम समय में उसे 2 दुर्लभ स्तर की अंगूठियां प्राप्त हुईं, जो उसके स्तर के लिए विशेष रूप से बनाई गई थीं। साथ ही 50 स्वर्ण सिक्के भी प्राप्त हुए। देखा, ऐसा ही होता है। रिक ने जानकारी पर जो खर्च करने का इरादा किया था, वह सीधे रीटा को दे दिया, यहाँ तक कि थोड़ा अतिरिक्त भी दिया। जैसा कि जोई ने कहा था, किसी बाहरी व्यक्ति से पैसा कमाने के बजाय रीटा को ही पैसा कमाने देना बेहतर था। रिक इस बात से सचमुच प्रभावित हुआ कि कैसे रीटा ने पोस्ट पढ़ने के बाद बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत मदद करने के लिए सहमति दे दी। देखो, सगी बहन होने का मतलब यही होता है। रिक बहुत खुश था। उसने जोई की तरफ मुड़कर कहा, मेरी बहन बिना किसी हिचकिचाहट के मदद करने को तैयार हो गई। जोई की भौहें तन गईं। अच्छा, मैं यह एहसान याद रखूंगी। फिर उसने अपना ध्यान माटेओ के निजी संदेशों से निपटने पर लगाया। वह चाहती थी कि रिक बाढ़ वाले ड्रैगन को माटेओ के हाथों में पड़ने देने के बजाय उसे अपने पास ले ले। जहां तक ड्रैगन के गोबर की बात है, रीटा के पास उसकी भी कमी नहीं थी। उसके पास ड्रैगन का खून भी था। रीटा ने निवालिस से 8 घंटे तक लड़ाई लड़ी थी, जिस दौरान ड्रैगन का खून बारिश की तरह बहता रहा। हालांकि अनुबंध पर हस्ताक्षर करने तक ज्यादातर खून जम चुका था, रीटा 3 छोटी बोतलें इकट्ठा करने में कामयाब रही, जिनमें अभी भी तरल ड्रैगन का खून था, कुल मिलाकर कम से कम 70 मिलीलीटर। अगर उसने अपने फोरम पोस्ट में ड्रैगन ब्लड की मांग की होती, तो असर और भी ज्यादा होता। आखिरकार, ड्रैगन ब्लड ड्रैगन के गोबर से कहीं ज्यादा कीमती था। लेकिन रीटा अपने पास मौजूद ड्रैगन ब्लड को कभी भी व्यापारिक वस्तु नहीं बनने देगी, भले ही यह पूरी स्थिति सिर्फ उसके बाएं हाथ से उसके दाएं हाथ को कुछ देने की हो। वह नहीं चाहती थी कि लोग ये सोचें कि वे उससे ड्रैगन ब्लड खरीद सकते हैं। वह ये नहीं कह सकती थी कि उसे निवालिस से प्यार है और उस पर दया आती है, लेकिन जब वह ड्रैगन को घर ले आई, तो वह उसका मांस खाकर और उसका खून पीकर उसका शोषण करेगी। ऐसा करने से वह रिक से भी ज्यादा घिनौनी हो जाएगी। अगर उसे कभी कीमिया या किसी खोज के लिए ड्रैगन के खून की जरूरत पड़ी, तो भी वह निवालिस के साथ सीधे व्यापार करने के लिए ऊंची कीमत चुकाने को तैयार थी। अगर निवालिस मना कर दे तो भी कोई बात नहीं, तो वह सिर्फ 70 मिलीलीटर ड्रैगन ब्लड ही आज़ादी से इस्तेमाल कर सकती थी। ड्रैगन के गोबर के बारे में कोई बात नहीं। रीटा की अपनी सीमाएं थीं, लेकिन उसका लक्ष्य संत बनना नहीं था। वह खुद पर ज्यादा सख्त भी नहीं होने वाली थी। इसके अलावा निवालिस इतना गोबर पैदा करता था, रीटा को संदेह था कि निवालिस जल्द ही लानिया काइया में ड्रैगन गोबर के बाजार में बाढ़ ला देगा।
रिक को ड्रैगन का गोबर भेजने की कोई जल्दी नहीं थी। रीटा आराम से घर नहाने और सोने चली गई। अगले दिन सुबह 10 बजे तक नहीं उठी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो नई नवेली ऑनलाइन सेलिब्रिटी स्कारलेट बाहर खड़ी थी, अंदर आने के लिए बेताब। स्कारलेट निवालिस की तस्वीरें लेने आई थी। अपनी कभी कभी नासमझी के बावजूद स्कारलेट ने ड्रैगन के प्रति कोई बुरी नियत नहीं रखी थी। उसे तो बस निवालिस की तस्वीरें लेने, उन्हें ऑनलाइन शेयर करने और क्षणिक प्रसिद्धि का आनंद लेने में मज़ा आता था। इसके अलावा तस्वीरें लेते समय स्कारलेट चीखती या चिल्लाती नहीं थी, जिसका मतलब था कि निवालिस को उसके आसपास होने से कोई आपत्ति नहीं थी। स्कारलेट ने सिर्फ तस्वीरें ही नहीं लीं, उन्होंने उन्हें एडिट भी किया और गोल मटोल छोटे ड्रैगन को ड्रैगन राजा जैसा भव्य दिखाने के लिए उसमें प्रभाव भी डाले। निवालिस इन संवर्धित तस्वीरों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। इतना ही नहीं, स्कारलेट ने लोगों द्वारा ऑनलाइन की गई बेहद सकारात्मक टिप्पणियों को पढ़कर सुनाया और निवालिस की जमकर तारीफ की। भावनात्मक समर्थन आसमान छू रहा था। और यद्यपि स्कारलेट ने तस्वीरों में रीटा को पिक्सलेट नहीं किया था, फिर भी उसने घर और आसपास के दृश्यों को धुंधला करने का पूरा ध्यान रखा था, ताकि कोई भी रीटा के स्थान को पहचान न सके। कभी कभी रीटा यह नहीं बता पाती थी कि स्कारलेट सचमुच अनजान थी या सिर्फ दिखावा कर रही थी। रीटा ने निवालिस के लिए एक नया फ़ोन ऑर्डर किया और वह 1 मिनट के अंदर डाक से आ गया। उसने फ़ोन उत्साहित नन्हे ड्रैगन को थमा दिया, जबकि स्कारलेट ने नए संपादित फ़ोटो भेज दिए। तुम्हारे पिताजी क्यों नहीं आए? रीटा ने पूछा। स्कारलेट ने जवाब दिया, हम कल आए थे, लेकिन आप घर पर नहीं थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि शायद आज भी आप बाहर होंगे। रीटा ने पूछा, क्या आप लोग अभी भी सीनियर सिटीजन स्क्वाड के 7 स्तरों पर काम कर रहे हैं? स्कारलेट के चेहरे पर थोड़ी सी उलझन हुई। नहीं, हम तुम्हारे भाई को और परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम चले गए। ओह, तुम मेरे भाई को परेशान नहीं करना चाहती थी, है ना? रीटा ने अपनी हंसी रोकते हुए सोचा। तुमने रिक को ज़रूर नाराज़ किया होगा और तुम्हें बाहर निकाल दिया होगा, है ना? रीटा अपनी मुस्कुराहट दबाने की कोशिश कर ही रही थी कि स्कारलेट ने उम्मीद भरी नज़रों से उसकी तरफ रुख किया। क्या तुम हम दोनों को लेवल पर ले जा सकती हो? अब तुम्हारे पास एक ड्रैगन है तो तुम हमारी रक्षा कर सकती हो, है ना? रीटा के चेहरे पर मुस्कान जम गई। गला साफ करते हुए उसने जल्दी से बहाना बनाया, मैं इन दिनों व्यस्त हूँ। स्कारलेट ने आह भरी, व्यस्त 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 रहना अच्छा है, हालांकि। रीटा, काश तुम मेरी ओर उन आशा भरी छोटी छोटी आंखों से न देख रहे होते, तो शायद मैं सचमुच तुम पर विश्वास कर लेता। रीटा हार मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने बात बदलने की कोशिश की। वैसे, उन निवालिस तस्वीरों से होने वाले मुनाफे के बारे में। रीटा की बात पूरी होने से पहले ही स्कारलेट सफाई का सामान लेने के लिए दौड़ पड़ी और तुरंत रीटा के घर की सफाई शुरू कर दी। मेज़, फ्रिज, फर्श पोंछने लगी, यहाँ तक कि सतहों को चमकाने के लिए उन पर हाँफने लगी। उसका चापलूस व्यवहार लगभग असहनीय था। हार मानकर रीटा नाश्ता बनाने के लिए उठी। अब स्कारलेट को खाना खिलाने से बचना उसके लिए संभव नहीं था। खाना बनाते समय बीच में ही सैमुएल भी आ गया। हाल ही में सैमुएल का मन और भी उदास रहने लगा था। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था और उसके साथ कुछ पैसे भी ठगे गए थे। उसे शक था कि इसके पीछे रिक का हाथ है। यहाँ तक कि उन्होंने अपना ऑनलाइन हैंडल भी डिप्रेस्ड सैमुएल से बदलकर सैमुएल वांट्स टू डाई कर लिया। सैमुएल भी निवालिस के साथ घुलना मिलना चाहता था, लेकिन ड्रैगन उसे साफ तौर पर नापसंद करता था। जैसे ही वह घर में दाखिल हुआ, निवालिस ऊपर उस कमरे में उड़ गई जहां वह रीटा के साथ रहती थी। अपने हाथों को पीठ के पीछे रखते हुए सैमुएल ने आह भरते हुए कहा, इस अजगर को तुम्हें इसे सचमुच बेहतर ढंग से प्रशिक्षित करना चाहिए। रीटा ने बर्तन में और नूडल्स डाले। वह लेवल 14 की है और मैं लेवल 7 की। मुझे तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने मुझे ट्रेनिंग नहीं दी। सही है, सैमुअल ने सोचा। एक पल झिझकने के बाद उसने कहा, बस उसकी अच्छी तरह से रक्षा करना, उसे किसी को भी, खासकर अपने भाई को, ले जाने मत देना। सावधान रहना। रीटा ने आश्चर्य से भौहें चढ़ाईं, अचानक इतनी चिंता क्यों हो गई? मेरा भाई ठीक है। लेकिन तभी उसने सैमुअल के मन बार में हलचल देखी। वह झूठ पकड़ने वाली कोई तकनीक इस्तेमाल कर रहा था, है ना? रिक के ठीक होने के बारे में कही गई बात इतनी स्पष्ट झूठ थी कि उसे लगा कि उस पर बिजली गिर पड़ेगी। रीटा ने सीधा चेहरा बनाए रखा और बोली, ठीक है, मैं समझ गई। पापा भले ही गुस्सैल हों, लेकिन ड्रैगन ठीक रहेगा। तुमने ऑनलाइन वो लोकप्रिय थ्रेड देखा होगा, है ना? मैं अपने भाई को भेजने के लिए ड्रैगन का मल इकट्ठा कर रही हूँ। वो बाढ़ वाला ड्रैगन ज़रूर उसके पास जाएगा, चिंता मत करो। मैं उसकी मदद करूंगी। सैमुअल की भावनाएं उलझी हुई थीं। वह जानता था कि उसकी बेटी सच कह रही है, लेकिन वह नहीं चाहता था कि रिक को बाढ़ के अजगर का पता चले। सैमुअल ने रिक को सिखाया था, इसलिए वह अच्छी तरह जानता था कि उसका बेटा कैसा है। रिक भले ही सैमुअल और स्कारलेट को शारीरिक रूप से नुकसान न पहुंचाए, लेकिन वह उनकी जिंदगी को मुश्किल बनाने के तरीके ज़रूर ढूंढ लेगा।
सैमुअल को पहले ही पता चल गया था कि हाल ही में चीज़ें बिगड़ रही हैं। इस समय सैमुअल की एकमात्र इच्छा रिक को नीचे रखना थी। रीटा ने सैमुअल के भारी चेहरे पर ध्यान न देने का नाटक किया। नूडल्स खत्म करने के बाद वह स्कारलेट को नाश्ते के लिए बुलाने पिछवाड़े गई। खाने के दौरान स्कारलेट ने पूछा कि निवालिस खाना खाने क्यों नहीं आया। वह ड्रैगन के खाने के कुछ छोटे वीडियो बनाने की उम्मीद कर रही थी। रीटा ने जवाब दिया, वह हमेशा नाश्ता करती रहती है, उसे हमारे साथ खाने की जरूरत नहीं है। स्कारलेट ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और निवालिस की छोटी छोटी कहानियां रिकॉर्ड करने लगी। और बताओ, रीटा ने पूछा, उस अकाउंट पर अब आपके कितने फॉलो हैं? स्कारलेट ने नाटकीय ढंग से शर्मीला अभिनय किया। 20 मिलियन से ज़्यादा। रीटा ने उसे चेतावनी दी, लोगों से वादे मत करो, मैं तुम्हारी गंदगी साफ नहीं कर रही हूँ। स्कारलेट ने जल्दी से सिर हिलाया। पता है, क्या तुम मुझे अब तक नहीं जानते? तुम बहुत कंजूस हो, मुझे पता है कि तुम शायद निवालिस के ड्रैगन का गोबर इकट्ठा करके बेचोगे। रीटा, क्या तुम मुझे घटिया कह रहे हो? तारांकन, सैमुअल ने खींचते हुए कहा, तुम्हारी माँ इन दिनों मुझसे ज़्यादा पैसा कमा रही है। मेरे पास अच्छे सिगार और वाइन खत्म हो रहे हैं। रीटा अपना सिर नीचे झुकाए नूडल्स खाती रही और ऐसा दिखावा करती रही जैसे उसने सुना ही नहीं। स्कारलेट ने भी जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया और अपने भोजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए बहरी होने का नाटक करने लगी। सैमुअल ने एक लंबी सांस छोड़ी, ये महिलाएं पैसे के मामले में बहुत कंजूस हैं। तारांकन, अच्छे सिगार और वाइन के बारे में बात करते हुए सैमुअल रीटा की ओर मुड़ा। क्या तुमने वो अच्छी चीज़ें लीं जो मैंने ली थीं? रीटा ने स्कारलेट की ओर इशारा करते हुए कहा, माँ ने मुझे दिया है। स्कारलेट ने तुरंत इशारा किया, उसने कहा था कि वह इसे उपहार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। सैमुअल की झुर्रियां निराशा से और गहरी हो गईं। जैसे ही वह कुछ और कहने वाला था, रीटा ने झट से उसे लानिया काया वाइन की एक बोतल थमा दी। लो, ये लानिया काया की है, बहुत ही दुर्लभ। बेशक, ये दुर्लभ था। अपाचे ने इसे 10 साल पहले खरीदा था, एक बोतल पी ली थी, उसे घिनौना लगा था और दूसरी बोतल को कभी हाथ नहीं लगाया था। इसकी समाप्ति से सिर्फ एक हफ्ता पहले कैडन ने सामान साफ करते हुए इसे रीटा के हाथों में थमा दिया था। सैमुअल ने संतोष से मुस्कुराते हुए कहा, तुम अब भी वही संतान हो। रीटा ने हल्की सी मुस्कान दी, सीधे जवाब देने से बचती हुई। उसे डर था कि अगर उसने हाँ कहा तो सैमुअल की झूठ पकड़ने की क्षमता झूठ को पकड़ लेगी और चीज़ें अजीब हो जाएंगी। नाश्ते के बाद रीटा ने सैमुअल और स्कारलेट को जल्दी से उनके रास्ते भेज दिया, फिर निवालिस के फ़ोन से ड्रैगन का एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाया ताकि वह उसकी सेल्फी पोस्ट कर सके और उसके साथ खेल सके। इस अकाउंट से मिलने वाले इनाम निवालिस अपनी मर्जी से खर्च कर सकती थी। आखिरकार रीटा ने अपाचे द अल्कमी मैनियाक किताब उठा ली। उसे लग रहा था कि अगली बार जब वह लानिया काया से सबक लेने जाएगी तो अपाचे ये किताब जब्त कर लेगा। अल्पविराम, स्कूल छोड़ने के बाद अपाचे ने लानिया काया की यात्रा शुरू की और पाया कि एक ही कीमिया के फॉर्मूले का इस्तेमाल करने पर भी अलग अलग प्रजातियां थोड़े अलग परिणाम देती हैं। फिर भी प्रभाव एक जैसे ही रहते हैं। इस खोज ने उनकी रुचि को बहुत बढ़ा दिया। अपाचे जहां भी जाती वह पढ़ाई करती, अपनी ट्यूशन फीस औषधियों या सोने के सिक्कों से चुकाती। उसने हर प्रजाति की अनोखी रसायन विधियां सीखी जिनसे वह मिलती थी। वह सभी संघर्षों से दूर रहती थी और उसे सत्ता या पद में कोई रुचि नहीं थी। अपनी यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात एक बार फिर उस कुलीन महिला से हुई जिसकी उसने नौकरानी के तौर पर सेवा की थी। उन्होंने एक दूसरे का शांतिपूर्वक अभिवादन किया और फिर बिना किसी घटना के आगे बढ़ गईं। बदला, मैं उससे बदला क्यों लूँगा? उसने मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाई, न शारीरिक रूप से न ही भावनात्मक रूप से। उसने कुछ गलत नहीं किया। उसने तो बस एक नौकरानी खरीद ली थी और वह नौकरानी संयोग से बहुत प्रतिभाशाली थी। वह भाग्यशाली थी। आप गरिमा की बात कर रहे हैं। मैं कभी अपने मूल से पीछे नहीं हटी। हाँ, मैं कभी नौकरानी थी, लेकिन एक किंवदंती बनकर मैंने अपनी गरिमा वापस पा ली। अपाचे की आत्मकथा, उम्र 21 तारांकन से उद्धृत। रीटा को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, मानो उसके चारों तरफ चींटियां रेंग रही हों। ये उद्धरण मानो किसी किशोरी की ऑनलाइन प्रोफाइल से सीधे खींचे गए हों। ऐसा प्रतीत होता था कि लानिया काया के दिग्गजों के पास माइस्पेस पृष्ठों का अपना संस्करण था। रीटा को संदेह था कि अपाचे द अल्कमी मैनियाक उन पुस्तकों में से एक थी जिन पर अपाचे ने प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी, लेकिन जिस पुस्तक पर वास्तव में प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता थी वह संभवतः अपाचे की आत्मकथा, आयु 21 तारांकन थी। असुविधा के कारण अपने पैर की उंगलियों को हिलाते हुए वह शर्मिंदगी के कारण उन्हें मोड़ते मोड़ते थक गई थी। रीटा ने पढ़ना जारी रखा। जहां अन्य कीमियागर ज्यादा चमकदार और शक्तिशाली कीमिया फार्मूलों में रम गए, वहीं अपाचे ने शोधन तकनीकों और जड़ी बूटियों पर ध्यान केंद्रित किया।
उन्होंने अथक परिश्रम से बुनियादी बातों का अध्ययन किया, कम उम्र में ही प्रसिद्ध हो गईं, लेकिन कई वर्षों तक उन्नत कीमियागर के स्तर पर ही रहीं। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उनके काम उनकी बातों से ज़्यादा जोरदार होते थे। अपाचे के नाम वाली कोई भी औषधि तुरंत छीन ली जाती थी, क्योंकि लोग देखते थे कि उसकी औषधि में कम अशुद्धियां थीं, उसका असर जल्दी होता था और उसका स्वाद भी बेहतर होता था। अपाचे द अल्कमी मैनियाक के 1/3 भाग में उसकी यात्रा के दौरान 36 प्रमुख शहरों में प्रसिद्ध कीमियागरों के साथ हुए युद्धों का विवरण दिया गया है। कीमियागर अपाचे की प्रशंसा भी करते थे और उससे डरते भी थे। वह असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थी, लेकिन अधिकार या पदानुक्रम के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाती थी। अगर कीमिया में अधिकार होना ही है तो मैं हमेशा औषधि का ही आदर करूंगा। औषधियां हम कीमियागरों के पास सबसे अच्छी भाषा है। अपाचे की आत्मकथा, उम्र 27 तारांकन से उद्धृत। एक दिन वह अपनी औषधियों से महारथियों को चुनौती देती तो दूसरे ही दिन अधिकारियों को भड़का देती। एक बार तो उसने 1000 साल पुराने रसायन विज्ञान के सिद्धांत को ही पलट दिया था, जिससे रसायन विज्ञान जगत में भारी हलचल मच गई थी। कीमिया में अपाचे की यात्रा असीम लगती थी। वह जिस रास्ते पर चलना चाहती थी चलती थी, और जिस भी रास्ते पर वह जाती थी दूसरों को भी उस पर चलने के लिए प्रेरित करती थी। चाहे वे उससे प्यार करते थे या उससे डरते थे, लोग लगातार अपाचे की प्रतिभा का पीछा करते रहे। अपाचे की प्रतिभा और सुंदरता ने कई महान प्रशंसकों को आकर्षित किया, जिनमें सबसे प्रमुख थे मिनोटॉर युवराज, जो अब मिनोटॉर राजा हैं। दुर्भाग्यवश अपाचे ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। हम दोनों एक दूसरे के अनुकूल नहीं हैं, मैंने उस समय उसे यह बात बताई थी। जब भी मैं उसके सिर को देखता हूँ मुझे औषधि की सामग्री याद आती है। अपाचे की आत्मकथा, उम्र 24 तारांकन से उद्धृत। जैसे जैसे अपाचे की संपत्ति बढ़ी वैसे वैसे उसके दो बड़े शौक भी बढ़े, कीमिया और लेखन। 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने जीवन की पहली आत्मकथा प्रकाशित की। नोट: अपाचे की आत्मकथा, उम्र 21 तारांकन, और उसके बाद से हर 2 साल में वह एक और आत्मकथा प्रकाशित करती रहीं। नोट: शीर्षकों में अपाचे की आत्मकथा, उम्र 21 तारांकन, उम्र 24 तारांकन, उम्र 27 तारांकन और उम्र 75 तारांकन शामिल हैं। अब तक उनकी आत्मकथा के 19 खंड प्रकाशित हो चुके हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने सिर्फ अपाचे द अल्कमी मैनियाक पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। उनकी सभी आत्मकथाओं पर प्रतिबंध लगाना असंभव होगा। रीटा ने नवीनतम खंड के शीर्षक पर नजर डाली, अपाचे की आत्मकथा, आयु 75 तारांकन। अब वह समझ गई। अपाचे 75 वर्ष की आयु के बाद ही परिपक्व होना शुरू हुआ। अपने करियर के दौरान अपाचे ने 5 रसायन विज्ञान पाठ्य पुस्तकें, 7 यात्रा वृतांत और एक रोमांस उपन्यास भी प्रकाशित किया था। चूंकि वह रोमांस उपन्यास फॉलिंग इन लव विद अल्कमी, जस्ट लाइक आई फेल इन लव विद यू बहुत कम बिका था, इसलिए अल्कमी मास्टर ने 6 महीने के अंतराल में अपनी चौथी और 5वीं रसायन विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित की और उन्हें उस अनबिके रोमांस उपन्यास के साथ प्रकाशित कर दिया। उस समय इस बात को लेकर काफी विवाद हुआ था। रीता ने चुपचाप किताब बंद कर दी। ... उसका अंत्य था। अगली बार जब वह लानिया काइया में क्लास में जाएगी तो अपाचे के मुंह पर जोर जोर से हंसेगी। जैसे ही रिक और जोई को कालकोठरी का पता चला, उन्होंने साथी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जोई द्वारा ड्रैगन को पकड़ने की योजना की खबर जल्द ही व्हाइट परिवार तक पहुंच गई। व्हाइट परिवार के नजरिए से अगर जोई के हाथ ड्रैगन लग जाता तो सबसे पहले वह शायद सांचेज का कान उड़ा देती और शायद जोसेफिन का कान भी साथ ले जाती। सांचेज और जोसेफिन किसी भी हाल में चुप नहीं बैठ सकते थे और व्हाइट परिवार के सबसे बड़े दुश्मन को सत्ता में आने नहीं दे सकते थे। व्हाइट परिवार ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। पिछले जन्म में लोपेस परिवार पूरी तरह से रिक और जोई के इर्द गिर्द घूमता था। उनके 2 शक्तिशाली दिव्य उपहार पूरे लोपेस परिवार को सहारा देते थे, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे शक्तिशाली थे। लेकिन इस जन्म में रिक एक स्पैटुला घुमाकर लोपेस परिवार को नीचे घसीटने में व्यस्त था, जिससे वे अविश्वसनीय रूप से बदकिस्मत हो गए। मैथ्यू ने लॉस एंजल्स के एक्स मंदिर में अगले साल के लिए पहली धूपबत्ती आरक्षित करने की तैयारी शुरू कर दी थी। संक्षेप में, लोपेस परिवार की शक्ति अतीत की तुलना में कहीं अधिक कमजोर हो गई थी। दूसरी ओर, हालांकि व्हाइट परिवार को जून में मिनोटॉर राजकुमार की हत्या करने और मिनोटॉर की सर्वाधिक वांछित सूची में शामिल होने के बाद परिणाम भुगतने पड़े, लेकिन इससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। कोई भी व्यक्ति केवल मिनोटॉर्स से प्राप्त एक वस्तु के इनाम के लिए किसी प्रमुख गुट के साथ युद्ध में नहीं जाएगा। बिना दिमाग वाले लोगों में ताकत नहीं होती, और जिनके पास ताकत होती है वे इतने मूर्ख नहीं होते। इसलिए यद्यपि व्हाइट परिवार ने मिनोटॉर राजकुमार को मारने के लिए काफी कुछ त्याग किया, लेकिन इससे वे अपंग नहीं हुए। जुलाई के मध्य में सांचेज की मां एरियाना कई वर्षों के निर्वासन के बाद देश में वापस आने में सफल रहीं। खेल के आक्रमण के साथ उसके पति की हत्या का उसका पिछला अपराध आसानी से सुलझ गया।
विशेष ब्यूरो को कुछ संसाधन सौंपे, उसके पति के परिवार को वस्तुओं के रूप में कुछ मुआवजा दिया और एरियाना के उपयोगी एक क्लास दिव्य उपहार के साथ मामला चुपचाप सुलझ गया। अब जोसेफिन, एरियाना और सांचेज के एकजुट होने से व्हाइट परिवार लोपेस परिवार से कहीं अधिक मजबूत हो गया था। व्हाइट परिवार में कोई आंतरिक कलह या द्वेष नहीं था। उन्होंने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम किया, जिससे वे लोपेस परिवार से कई गुना ज्यादा मजबूत हो गए। दोनों परिवारों के बीच हाल ही में हुए संघर्षों से पता चला कि उनकी ताकत लगभग बराबर थी। जहां तक एरियाना की बात है, रीटा उसे अच्छी तरह नहीं जानती थी। पिछले जन्म में वह उस महिला से कभी मिली भी नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि एरियाना ही व्हाइट परिवार का दिमाग है। एरियाना की बुद्धिमत्ता जोसेफिन से अधिक थी, उसकी योजनाएं अधिक क्रूर थीं, और ऐसा कहा जाता था कि उसका गुस्सा सांचेज से भी अधिक खराब था। जब भी सांचेज गुस्सा करता तो जोई को बस इतना कहना पड़ता, तुम्हारी माँ एरियाना यहाँ है, और सांचेज तुरंत एक अच्छे व्यवहार वाले बच्चे की तरह शांत हो जाता। ऐसा इतनी बार हुआ कि रीटा ने भी इस लाइन का इस्तेमाल करना सीख लिया। सांचेज के साथ झगड़े के दौरान यदि रीटा कभी हार जाती तो वह चिल्लाती, आंटी एरियाना, और सांचेज चुप हो जाता। रिक मैथ्यू, जोसेफिन या हान वानली से नहीं डरता था, लेकिन वह एरियाना से डरता था। वह एक किंवदंती महिला थी। जब एरियाना लौटी तो श्वेत परिवार का आक्रामक विस्तार धीमा पड़ गया। वापस आकर उसका पहला कदम घर की सफाई करना था, गद्दारों, बेकार लोगों और उन मूर्ख उपद्रवियों का सफाया करना जो अपनी राह नहीं छिपा पा रहे थे। श्वेत परिवार की विकास दर धीमी हो गई, लेकिन वे अधिक स्थिर हो गए। रीटा पहले से ही जनवरी का इंतजार कर रही थी जब टेलर परिवार आएगा। शायद इसलिए कि यह कहानी की एक तिरस्कृत पति शैली थी। लोपेज, व्हाइट और टेलर परिवारों पर उन महिलाओं का शासन था जो किसी भी तरह से नर्म नहीं थीं। जब अंततः 3 परिवार आपस में भिड़े, एक परिवार 2 अन्य के विरुद्ध, तो यह अविश्वसनीय रूप से मनोरंजक होने वाला था। एक छोटी सी धुन गुनगुनाते हुए रीटा निवालिस को शहर के केंद्र में एक स्तरदस्त तहखाने में अनुभव पीसने के लिए ले गई। लेकिन कुछ समय बाद उसे निवालिस को अपने फ़ोन पर खेलने के लिए घर भेजना पड़ा। ये बहुत डरावना था। कालकोठरी का 1/3 हिस्सा पार करने के बाद उसका अनुभव केवल 0.3% बढ़ा था, बाकी निवालिस द्वारा अवशोषित किया जा रहा था। निवालिस बहुत मासूम लग रहा था। रीटा क्या कर सकती थी? वह बस निवालिस से घर जाकर खेलने की विनती कर सकती थी। तुम अभी भी बच्चे हो, ऐसी क्रूर कालकोठरी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ... इस बीच रिक और जोई मदद के लिए सीधे शीर्ष 100 खिलाड़ियों के पास नहीं गए। उन्होंने पहले विशेष ब्यूरो से शैडो क्यू से संपर्क किया। एक तो यह ज्यादा कारगर था। किसी संगठन तक पहुंचना अलग अलग खिलाड़ियों को इकट्ठा करके टीम बनाने से ज्यादा तेज था। ड्रैगन डील में देरी नहीं हो सकती थी। विक्रेता हर 10 दिन में कालकोठरी की जगह की नीलामी कर रहा था, और वे इतनी सावधानी बरत रहे थे कि जोई उन्हें चुप कराने का कोई तरीका भी नहीं ढूंढ पा रही थी। दूसरी बात, विशेष ब्यूरो के साथ साझेदारी सुरक्षित थी। ब्यूरो बहुत बड़ा था और सरकार का प्रतिनिधित्व करता था। वे बीच में ही सौदा तोड़ने जैसा शर्मनाक कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि श्वेत परिवार के घुसपैठियों द्वारा अंदर से तोड़फोड़ करने का कोई खतरा नहीं था। दांव बहुत ऊंचा था, इसलिए शैडो क्यू ने रिक और जोई के साथ आमने सामने की मुलाकात का इंतजाम किया। आशेर भी वहां मौजूद था। इस तरह की बातचीत एक ही बैठक में पूरी नहीं हो सकती थी, और विशेष ब्यूरो सिर्फ एक गुट की बात नहीं सुनना चाहता था। शैडो क्यू को इसलिए चुना गया क्योंकि वह अपनी बात रखने में माहिर थी, और उसके द्वारा किए गए ज्यादातर सौदे ब्यूरो के लिए फायदेमंद रहे थे। ये बातचीत महत्वपूर्ण थी। घरेलू विशेष ब्यूरो संसाधन जुटाने और खिलाड़ियों को एकजुट करने में माहिर था। उन्होंने व्यक्तिगत शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने खिलाड़ियों की समग्र शक्ति को प्राथमिकता दी। खेल के आक्रमण के बाद भी उन्होंने आम जनता का ध्यान रखा। इसके अपने फायदे और नुकसान थे। सकारात्मक पक्ष ये था कि इससे उन्हें तेजी से सक्रिय होने और खिलाड़ियों को खेल के आंतरिक परीक्षण में घुसपैठ करने, लानिया काइया में कनेक्शन स्थापित करने का मौका मिला। लंबे समय तक घरेलू खिलाड़ी स्तर और धन रैंकिंग दोनों में शीर्ष 100 में छाए रहे। लेकिन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी आगे बढ़ने लगे हैं। 7 विदेशी खिलाड़ी लेवल लीडरबोर्ड पर शीर्ष 100 में जगह बना चुके हैं, और 3 गैर घरेलू खिलाड़ी अब वेल्थ रैंकिंग में शीर्ष 10 में शामिल हो गए हैं। हालांकि ब्यूरो की अपनी रणनीति बदलने की कोई योजना नहीं थी। वे हजारों दिव्य उपहारों और 680,000 कालकोठरी द्वारों पर नियंत्रण रखते थे। उनके पास जनशक्ति, कालकोठरियों या बॉस स्तर के राक्षसों की कोई कमी नहीं थी। एक ड्रैगन की तुलना में वे आशा के भजन जैसी संपत्तियों में ज्यादा रुचि रखते थे, जो एक साथ कई खिलाड़ियों की शक्ति बढ़ा सकती थीं। रीटा से बातचीत करते समय शैडो क्यू छोटी मोटी बातचीत छोड़कर कुछ चुटकुले सुना सकता था, लेकिन जोई और रिक से बात करते समय बातों को ज्यादा औपचारिक रखना पड़ता था।
वे चारों मेज पर बैठे चाय पीते रहे और आधे घंटे तक एक दूसरे से बातचीत करते रहे, फिर अंततः मुद्दे पर पहुंचे। आशिर लगभग सो गया था। ये तो बहुत उबाऊ है, उसने सोचा। ये दोनों औरतें लॉस एंजल्स की जीडीपी के बारे में बात कैसे करने लगीं? क्या गेम के आने के बाद भी ऐसा कुछ होता है? क्या हर कोई अपना पैसा अपने गेम इन्वेंटरी में ही जमा नहीं करता? तारांकन, तारांकन कर क्या हैं? तारांकन, उसने रिक की तरफ देखा जो उसके सामने बैठा था और बातचीत पर पूरा ध्यान दे रहा था। रिक बीच बीच में महिलाओं के चाय के कप भर देता था जब वे बातें कर रही होती थीं। जब भी शैडो, क्यू या जोई कुछ मजाकिया बात कहते तो रिक एक हल्की सुखद हंसी हंसता जो उनकी बातचीत के प्रवाह को बाधित नहीं करती। जब भी स्थिति तनावपूर्ण हो जाती तो रिक कुछ मिठाइयाँ मंगवाता, उसका सौम्य स्वर माहौल को शांत करने में मदद करता और दोनों पक्षों को बाहर निकलने का रास्ता देता। जब मिठाइयाँ आ गईं और चाय फिर से भर दी गई तो रिक ने मुस्कुराते हुए मिठाइयाँ महिलाओं की ओर बढ़ा दीं। देवियों, आप आनंद लीजिए, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें लॉस एंजल्स के शीर्ष दामादों में से एक के रूप में जाना जाता है, तारांकन एशर ने सोचा। यह आदमी तो मास्टर है। तारांकन, अशर रिक के कौशल पर केवल आश्चर्यचकित हो सकता था। मुझे नोट्स लेने की ज़रूरत है। तारांकन, उसके विचार तब बाधित हुए जब जोई और शैडो, क्यू के बीच चर्चा फिर से गर्मा गई। जोई ने झट से कहा, आशा के भजन के 500 अंश। आप मुझे विशेष बयूरों में स्थान दे सकते हैं। यह एक एस क्लास दिव्य उपहार है, कोई आम आदमी नहीं जो आपको हर गली के कोने पर मिल जाएगा। रिक एक स्नेह भरी मुस्कान देता है और प्रसन्नतापूर्वक अपना सिर हिलाता है। तारांकन, आशेर, रुको, क्या? तारांकन, शैडो, क्यू ने बार बार सिर हिलाया, मुझे पता है, मुझे पता है। लेकिन हम जिस ड्रैगन की बात कर रहे हैं वह लेवल -12 है। मुझे यकीन है कि आपकी क्षमता के कारण आप पहले ही आइस ड्रैगन के गुणों को देख चुके होंगे, इसलिए आप समझते होंगे कि इस तरह का बॉस स्तर का जानवर किसी साधारण लेवल -12 प्राणी के बराबर नहीं है। हम इस ड्रैगन को मारने में आपकी मदद के लिए 95 लोगों की पेशकश कर रहे हैं। आप संभावित नुकसान और हताहतों की संख्या का आकलन करने में सक्षम हैं, है ना? जोई ने सिर हिलाया। 200 राउंड, जितने चाहें उतने लोगों को ले आओ, बशर्ते वे मुझे सुन सकें और देख सकें, ये काम करेगा। अगर आप हर बार 10,000 लोगों को लाते हैं तो भी 200 राउंड में 20 करोड़ एट्रीब्यूट पॉइंट होंगे। शैडो, क्यों हंसा? तुम बहुत आशावादी हो। तुम्हारा हुनर हमेशा काम नहीं करता और हर व्यक्ति को हर 30 दिन में सिर्फ एक बार ही फायदा हो सकता है। अगर मैं तुम्हारा गाना सुनने के लिए 1 लाख लोगों को भी लाऊं तो भी अगर हुनर काम नहीं करता तो क्या फ़ायदा? आप मुझसे 100,000 लोगों के लिए 500 संगीत कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भी कह सकते हैं, जोई ने उपहास किया। बहुत बढ़िया विचार है, आप बहुत उदार हैं। शैडो, क्यू ने चुटकी लेते हुए कहा। तनाव बढ़ रहा था, यही आश्चर्य का पल था। अब जो सीखा था उसे इस्तेमाल करने का समय आ गया था। उसने गला साफ किया, सीधा खड़ा हुआ और अपनी आवाज़ को नर्म करने की कोशिश की। उसे लगा कि रिक का सुकून देने वाला स्वर है। लेडीज, मेरी बात सुनो, मुझे थोड़ा सम्मान दो, बहस मत करो, ठीक है? रिक, छाया, प्रश्न, जोई, तीनों के चेहरे धीरे धीरे आश्चर्य की ओर मुड़ गए। 6 आंखें उस पर टिकी हुई थीं। जोई ने आश्चर्य की कही बात को दोबारा पढ़ने के लिए अपने गेम इंटरफेस पर भी नज़र डाली ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसे कुछ और तो नहीं दिख रहा। उस क्षण आश्चर्य को सब कुछ पर पछतावा हुआ। वह तुरंत ही उनके भाव समझ गया। रिक, शैडो, क्यू और जोई, तारांकन, आप वास्तव में कौन हैं? ... अशर ने ऐसा ही किया। खुद को कमरे में सबसे अजीब इंसान बनाकर उसने तनाव को सफलतापूर्वक कम कर दिया। बेशक ड्रैगन ताकतवर था, लेकिन वह एक समय में केवल एक व्यक्ति या टीम की ही सेवा कर सकता था। उसका कुल मूल्य सीमित था और विशेष बयूरो खिलाड़ियों की सामूहिक शक्ति को बढ़ाने को प्राथमिकता देता था। इसके अलावा यदि उन्हें कभी किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए किसी शक्तिशाली व्यक्ति की आवश्यकता होती तो वे हमेशा रीटा जैसे किसी व्यक्ति के साथ सहयोग कर सकते थे। लेकिन जोई की आशा का भजन अप्रतिम थी। स्पेशल बयूरो ने उसे भर्ती करने, विशेषाधिकार और प्रोत्साहन देने पर भी चर्चा की थी। ये बातचीत एक तरह की परीक्षा थी, ये देखने के लिए कि क्या वह इसके लायक है। जोई की पिछली चुटकी पूरी तरह से बेतुकी नहीं थी। जब बयूरो को हाइमन ऑफ होप की पूरी जानकारी मिली तो उनका पहला विचार था कि आयोजन स्थल तैयार किए जाएं और जोई से 1 लाख लोगों के लिए 800 संगीत कार्यक्रम आयोजित करवाएं। दुर्भाग्यवश जोई 500 प्रदर्शनों पर संतुष्ट होने को तैयार नहीं थी और इस प्रकार वार्ता का पहला दौर विफल हो गया। रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी रिक और जोई को जाते हुए देख शैडो, क्यू ने हाथ जोड़े और आश्चर्य की ओर मुड़ी। जल्दी से पूछो, वहां पीछे क्या था? एशर अभी भी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। उसने जवाब दिया, मैं बस माहौल को हल्का करना चाहता था और मुझे लगा कि रिक का तरीका काम कर रहा है, इसलिए।
उसका ये सोचना गलत नहीं था कि रिक की बातें पहले भी काम कर चुकी थीं, बस उन वजहों से नहीं जो उसने सोची थीं। शैडो क्यू और ज़ोई रिक की बातों से ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए। वे दोनों स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थे, लेकिन बातचीत को टूटने नहीं देना चाहते थे। रिक बस एक रास्ता दिखा रहा था और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। शैडो क्यू हैरान था। दो प्यारी औरतें, चलो बहस नहीं करते, बनाम औरतों, मेरी बात सुनो, मुझे कुछ सम्मान दो। क्या सचमुच यही बात तुमने समझी थी? अशन ने गंभीरता से सिर हिलाया। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये लगभग एक ही वाक्य हैं। संरचना एक जैसी है ना? छाया प्रश्न, वह मूर्ख है। तारांकन स्पेशल ब्यूरो के पास इंतजार करने का समय और संसाधन थे, लेकिन ज़ोई के पास नहीं था। वह ड्रैगन को जल्द से जल्द अपने नियंत्रण में करना चाहती थी। उसे उस ड्रैगन की ज़रूरत थी। थोड़ा समय देकर, ठीक है, 500 गाने, वह एक ऐसा पालतू जानवर प्राप्त कर सकती है जो उसे 99% खिलाड़ियों से ऊपर रखेगा। एक बार जब उसके पास वह ड्रैगन आ गया तो वह अकेले ही कालकोठरी पार कर सकती थी, जिससे उसकी ताकत में ज़बरदस्त इजाफा हो गया। ड्रैगन के साथ वह लोपेस परिवार में और ज़्यादा अधिकार हासिल कर सकती थी और एक ऐसी कोर टीम बना सकती थी जो सिर्फ उसके प्रति वफादार हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ड्रैगन के साथ वह अंततः उस छोटे चोर को पकड़ सकती है जो उसके विशेषता अंक और उपकरण चुरा रहा था। ये सब बातें उसके हृदय में कांटों की तरह चुभ रही थीं। अभी लोपेस परिवार में उसकी अपनी टीम थी, लेकिन वह जानती थी कि वे केवल उसके दिव्य उपहार और परिवार के संसाधनों तक पहुंच के लिए ही उसका अनुसरण करते हैं। वे मार्टियो के आदेशों का भी पालन करते थे। उन्हें उनकी वफादारी पर कभी भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने उनमें ज़्यादा निवेश नहीं किया, केवल सप्ताह में एक बार उनके लिए आशा का भजन गाया। जबकि एस क्लास दिव्य उपहार वाले अन्य खिलाड़ी अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे, वह लोपेस परिवार के लिए एक आदर्श की भूमिका निभाने में फंस गई थी। हर बार जब वह ऊंचे मंच से आशा का भजन गाती थी, जबकि अन्य लोग नीचे खड़े होकर सुनते थे, तो उसे अपमान की भारी भावना महसूस होती थी। यद्यपि वह उनसे बहुत ऊपर बैठी थी, फिर भी उसकी शक्तिहीनता की भावना कभी कम नहीं हुई। उसे सिर्फ एक सहायक की भूमिका में सिमट कर रह जाना, दूसरों को मजबूत बनने में मदद करना, बिल्कुल पसंद नहीं था। कितनी भी कृतज्ञता भरी निगाहें उसे कभी संतुष्ट नहीं कर पाती थीं, ये सोचना भी हास्यास्पद था कि वे ऐसा कर पाएंगी। बिल्कुल उलट, वह बहुत चिंतित थी। हर पल उसे यह डर सताता रहता था कि कहीं ये लोग बहुत शक्तिशाली न हो जाएं, उससे आगे न निकल जाएं और स्थिति को बदल न दें। और वह जानती थी कि वे उसके प्रति कृतज्ञ तो थे, लेकिन उसका सच्चा सम्मान नहीं करते थे। वे मार्टियो और मैथ्यू का सम्मान करते थे, उसका नहीं। क्योंकि वह उन्हें कुचलने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी, और क्योंकि वे उसे मात्र एक सहायक पात्र के रूप में देखते थे। ये घृणित था। ज़ोई के लिए, अगर आप एक अटूट रिश्ता बनाना चाहते हैं तो भावनाएं सबसे कमज़ोर कड़ी हैं। सिर्फ ताकत और आपसी हित ही किसी रिश्ते को सचमुच मजबूत और परिपूर्ण बना सकते हैं। रिक को देखो, क्या वह कुत्ते की तरह आज्ञाकारी नहीं था? जहां तक उस नियम का सवाल है कि आप एक समय में सिर्फ एक ही पालतू जानवर रख सकते हैं, कोई बात नहीं, जब उसे भविष्य में कोई ज्यादा ताकतवर पालतू जानवर मिलेगा तो वह ड्रैगन को मारकर उसकी जगह कोई बेहतर जानवर रख देगी। इस बीच रीटा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ज़ोई लोपेस परिवार से कितनी नाराज है। वह अपाचे से मिलने वाले मूल्यांकन की तैयारी में व्यस्त थी। अपाचे के अधीन आधे साल तक सीखने के बाद अब अपनी प्रगति साबित करने का समय आ गया था। जैसा कि अपाचे ने कहा था, उसका समय कीमती है और वह इसे किसी मूर्ख पर बर्बाद नहीं करेगी। परीक्षा 252 बुनियादी औषधियों, 47 मध्यम औषधियों और 3 उन्नत औषधियों में से रीटा केवल 5% में ही असफल हो सकी। प्रत्येक औषधि केवल एक बार ही बनाई जा सकती थी। रीटा हिचकिचाई। यह ऐसा काम नहीं था जिसे वह अपनी भेस कला से सिर्फ 1 घंटे में पूरा कर सकती थी। अपाचे ने कैडन की ओर मुड़कर कहा, 3 दिन के लिए दुकान बंद कर दो। दुकान बंद होने के बाद अपाचे ने रीटा की ओर देखा। रीटा समझ गई कि इसका क्या मतलब है। अब समय आ गया है कि भेष बदलकर दिखावा करना बंद कर दिया जाए। कैडन के दरवाज़ा बंद करने के बाद रीटा ऊपर चली गई ताकि वह अपने चोर देवता के भेष को उतारने से पहले ज़्यादा आरामदायक कपड़े पहन सके। ऐसा नहीं था कि उसे अपाचे या कैडन पर भरोसा था, लेकिन उसके पास एक अतिरिक्त योजना ज़रूर थी। उसकी पोर्टल क्षमता उसे किसी भी समय पृथ्वी पर वापस आने की अनुमति देती थी। और यदि वह असफल हो गया तो वेट फॉर मी, आई विल बी बैक उसके अस्तित्व को सुनिश्चित करेगा। रीटा जोखिम उठा रही थी, लेकिन अगर वह अपाचे से सीखना जारी रखना चाहती थी तो उसे यह जोखिम उठाना ही था। जब वह नीचे उतरी बिना किसी वेशभूषा के, तो अपाचे ने सहमति में सिर हिलाया। घुटनों तक ऊंचे हरे भूत से कहीं बेहतर, जो वह होने का नाटक कर रही थी। कैडन ने भी धीरे से कहा, वाह। रीटा मुस्कुराए, अब आरामदायक लाउंजवियर पहने, चुनौती का सामना करने के लिए तैयार।
उसे इस परीक्षा के लिए अपना सब कुछ झोंक देना था। रीटा को जो औषधियां तैयार करनी थीं, उनमें लगभग 1300 अलग अलग जड़ी बूटियां शामिल थीं, जिनके बारे में अपाचे ने उसे पहले ही बता दिया था। रीटा ने कैडन को सोने के सिक्कों से भरा एक थैला दिया और कहा कि जब भी उसे और सामान चाहिए हो, वह पास की जड़ी बूटी की दुकान पर चली जाए। अपाचे ने शराब पीने या सिगरेट पीने के लिए वहां से जाने से मना कर दिया। इसके बजाय वह कढ़ाई के पास खड़ी रही, दोनों हाथों को एक दूसरे पर रखे और रीटा को हर एक मिश्रण बनाते हुए उसकी प्रक्रिया और परिणामों पर बारीकी से नजर रखती रही। अस्थिरता के उस संक्षिप्त दौर में जब लानिया काइया पृथ्वी से जुड़ी हुई थी, कई लोग अपाचे के पास रसायन विद्या सीखने आते थे। उन दिनों लानिया काइया के अन्य 12 संतों की तरह अपाचे भी नियमों से बंधी हुई थी। उसे उन पृथ्वीवासियों को ज्ञान प्रदान करना होता था जो उसे ढूंढते थे, और वे केवल थोड़े से सोने के भुगतान से उसकी व्यावसायिक विशेषज्ञता खरीद सकते थे। ज्ञान का यह आदान प्रदान दोनों लोगों के बीच के विशाल संबंध का हिस्सा था। ज्ञान, जादू और ऐतिहासिक प्रक्षेपणों के माध्यम से वे पृथ्वीवासियों के मन को सूक्ष्म रूप से दूषित कर रहे थे। पृथ्वी जितनी गहराई से लानिया काइया को समझती, दोनों लोगों के बीच का संबंध उतना ही मजबूत होता। यह जहर में लिपटा शहद था। भले ही पृथ्वीवासियों को इस खतरे का एहसास था, फिर भी उनके पास इसे खाने के अलावा कोई चारा नहीं था। यही ज्ञान लानिया काइया का विरोध करने की उनकी एकमात्र उम्मीद थी। शुरू में अपाचे को रीटा याद नहीं थी, क्योंकि हर बार जब वह सामने आती थी तो अलग दिखती थी। कभी वह एक भूत होती थी, कभी एक रक्त योगिनी, कभी एक मृत प्राणी, हमेशा चालाक और उसे पकड़ना मुश्किल। लेकिन वह पृथ्वी पर रहने वाली एकमात्र ऐसी व्यक्ति थी जो उसे शिक्षक कहती थी। उस अस्थिर संबंध के आखिरी दिन रीटा फिर आए। अचानक अपाचे ने अपनी एक औषधि का परीक्षण किया और बाद में उसे इसका पछतावा हुआ। उस अस्थिर अवधि के दौरान नियमों के कारण प्रक्रिया में तेजी आ गई थी, इसलिए पृथ्वीवासियों द्वारा औषधि बनाने की प्रक्रिया उतनी तेज नहीं थी जितनी कि दुनियाओं के बीच संबंध ने संश्लेषण को तेज किया था। परिणाम असली औषधि नहीं थे, कम से कम अपाचे की नज़र में तो नहीं। लेकिन रीटा ने कुछ अलग ही निकाला था। धरती पर बनी औषधियाँ वे पूरी तरह से सही नहीं थीं। दरअसल अपाचे उनमें दर्जनों खामियां गिन सकता था। कुछ सामग्रियों के संयोजनों ने तो उसे हंसा भी दिया, क्योंकि यह साफ था कि रीटा ने असफलताओं के बाद प्रयोग किए थे और कुछ विशिष्ट ज्ञान की कमी के बावजूद जड़ी बूटियों के गुणों पर गहराई से विचार किया था। हालांकि सफलता मिली, लेकिन लागत अपेक्षा से 3 गुनी थी। फिर भी इन औषधियों में बच्चों जैसी रचनात्मकता थी और उनकी खूबियां साफ दिख रही थीं। औषधियों की स्पष्टता और रंग से पता चल रहा था कि रीटा ने लगन से पढ़ाई की थी और खूब अभ्यास किया था। केवल उन 20 औषधियों से ही अपाचे ने रीटा की प्रतिभा और कड़ी मेहनत को पहचान लिया। प्रतिभा के बिना वह इतनी जबरदस्त औषधियां नहीं बना पाती। समर्पण के बिना, अस्थिर कनेक्शन के दौरान तात्कालिक औषधियां बनाने की विलासिता का अनुभव करने के बाद भी वह ध्यान केंद्रित करके अध्ययन नहीं कर पाती। जवाब में अपाचे ने रीटा को अपनी तारांकन कीमिया नोट्स तारांकन की एक प्रति दी। उस समय ये रीटा के लिए उपयुक्त पाठ नहीं था, लेकिन अपाचे ने सोचा, हो सकता है कि मैं इस पृथ्वीवासी को फिर कभी न देख पाऊं, इसलिए उसे अपनी गति से इसका अध्ययन करने दो। उसे आश्चर्य हुआ जब रीटा ने तुरंत 2000 स्वर्ण सिक्के सौंप दिए। अपाचे को पैसे की जरूरत नहीं थी, लेकिन वह एक चतुर और मेहनती व्यक्ति की सराहना करती थी जो चीज़ों का मूल्य जानता था। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने लानिया काइया का केवल कुछ बार ही दौरा किया था, 2000 स्वर्ण सिक्के संभवतः रीटा की संपत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। अपाचे को लगा कि उसके बाद वह रीटा को फिर कभी नहीं देख पाएगी, लेकिन कुछ देर बाद एक हरी चमड़ी वाला, आश्चर्यजनक रूप से सुंदर नैन नक्श वाला भूत उसकी दुकान में दाखिल हुआ। उस भूत में एक अनोखा आकर्षण था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जैसे ही उसने उसे शिक्षक कहकर अभिवादन किया और पृथ्वी निर्मित शराब की बोतलें पेश की, अपाचे को तुरंत पता चल गया कि वह कौन है। तब से अपाचे ने रीटा को पढ़ाना शुरू कर दिया था। पहले तो ये सिर्फ समय बिताने के लिए था, या शायद अंदर ही अंदर अपाचे को हमेशा से रीटा पसंद थी। अपने भूतिया रूप में भी उसमें एक अजीब सी आभा थी। बाद में अपाचे ने रीटा को एक सच्चे प्रशिक्षु की तरह मानना शुरू कर दिया, सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि रीटा औषधियां बनाते समय जो समर्पण और आनंद प्रकट करती थी, वह उसे बहुत पसंद था। इससे अपाचे को अपनी युवावस्था की याद आ गई, उसी विस्मय और भाग्य के उपहार पर संतुष्टि की। परीक्षण में 3 दिन और 3 रातें लगीं। इस दौरान रीटा एक बार निवालिस को लाने के लिए पृथ्वी पर लौटी, ताकि कैडन से उसकी देखभाल करने के लिए कह सके। लेकिन जब अपाचे ने ड्रैगन को देखा तो उसकी आंखों में इतनी तेज चमक थी कि निवालिस डर के मारे रीटा के पालतू जानवरों के घर में भाग गया। 3 दिनों तक रीटा ने केवल भोजन करने के लिए ही समय निकाला, और तब भी उसने अपने ईमेल ऑर्डरों का प्रबंधन करने के लिए समय का उपयोग किया। ग्राहकों को यह बताया कि उनके ऑर्डर में देरी होगी और वह बोनस के रूप में कुछ औषधियां या इंजीनियरिंग आइटम शामिल करेगी। और नींद का क्या, उसके लिए तो समय ही नहीं था।
यह एक कीमिया गुरु की परीक्षा थी और अपाचे को आराम की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए रीटा भी आराम की मांग नहीं कर सकती थी। वह ऊर्जा औषधियों की मदद से जागती रही, अपने गुरु को निराश करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। पूरे समय रीटा शराब बनाती रही, अपाचे उसे देखती रही, उसके पास से हटी नहीं। उसने बस कुछ बोतलें शराब पी, सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया। कैडन भी वहां मौजूद था, सब देख रहा था। कभी कभी अपाचे रीटा की तकनीकों को कैडन के लिए प्रश्नोत्तरी में बदल देता, रेवेनक्लॉ ऐसा क्यों कर रहा है। रेवेनक्लॉ का उल्लेख होते ही रीटा का हाथ फिसल गया, जिससे औषधि लगभग बर्बाद हो गई। 3 दिनों के बाद 302 औषधियां तैयार हो गईं। इस प्रक्रिया के दौरान 7 औषधियां खराब हो गई थीं, लेकिन हालांकि उन्हें अंतिम परिणामों में नहीं गिना जाएगा, रीटा ने उन्हें दोबारा बनाने पर जोर दिया। अपाचे ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा था, इसलिए बाद में सब कुछ जांचने और मूल्यांकन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जैसे ही आखिरी खुराक पूरी हुई, रीटा ने उत्सुकता से उसकी ओर स्वीकृति के लिए देखा। अपाचे उसे बहुत देर तक चुपचाप देखता रहा, इतनी देर तक कि रीटा के हाथ कांपने लगे। अंततः अपाचे ने सिर हिलाया और कहा, बुरा नहीं है, मेरा समय बर्बाद नहीं हुआ। असफलता की दर 3% से भी कम थी तथा 17 औषधियों की गुणवत्ता औसत से ऊपर थी। ये पहले से ही लानियाकाया में द्वितीय वर्ष के कीमिया छात्रों के बराबर था और इस पृथ्वीवासी ने अभी तक कीमिया का अध्ययन शुरू ही किया था। रीटा का दिल खुशी से उछल पड़ा और 3 दिनों की गहन एकाग्रता और घबराहट भरी प्रतीक्षा के बाद वह अपार खुशी से भर गई। मानो किसी धनुष की डोरी को अचानक से खींचकर खोल दिया गया हो और उसकी भावनाएं बेकाबू होकर बाहर निकल आईं। बाहरी भावनाओं के एक दुर्लभ प्रदर्शन में रीटा ने कॉइडन को उठाया, उसे एक कपड़े की गुड़िया की तरह एक घेरे में घुमाया और खुशी से गाते हुए कहा, डिब्बी डिब्बी, चाबा चाबा, लुबी लुबी, लाबा लाबा, हाजी कुमेरू लुबी लुबी, हु। अपाचे, कैडन। यहाँ तक कि जब रीटा खुशी खुशी पृथ्वी पर आराम करने के लिए लौट आई, तब भी अपाचे उसके दिमाग से धुन को निकाल नहीं सका। उसे नहीं पता था कि उस धुन का क्या मतलब है, लेकिन वह कई दिनों तक उसके दिमाग में रही। उसने कैडन से भी इसके बारे में पूछा, जिसने भी माना कि वह भी इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी।